तो क्या हमें बताना था कि ये जो माइंड प्लानिंग आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है कि जो ओवरऑल जो रेगुलर क्लास होती है, मान लो कोई 30 घंटे का कंटेंट है, उसको कम से कम समय में क्वालिटी कंटेंट आपके सामने वो कर देना, रख देना, प्रेजेंट करना। मतलब 30 घंटे की चीज को 4 से 5 घंटे में समराइज करके देना आपको। तो यहाँ पे आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को लिमिटेड रखना है। बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि आपको हर चीजों को इन डेप्थ बताया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक है कि जो जो गेट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो रेगुलरली फ्रिक्वेंटली आते हैं, बेसिकली जो आप जब पीवाई क्यूज देखोगे तो एनालाइज करोगे कि हाँ, ये क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, ये टॉपिक काफी ज्यादा फ्रिक्वेंट है, इंपॉर्टेंस दे रहा है गेट इसको। तो उन टॉपिक्स को टच किया जाएगा और जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना आपको चीजें बताई जाएंगी, या फिर जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आपको पहले से पढ़ के आना होगा। पहले से पढ़ के आना होगा मतलब आपको कुछ चीजें पहले से आनी चाहिए। जैसे माइंड प्लानिंग पढ़ रहे हो तो आपको हर एक चीज इन डेप्थ डिटेल तरीके से नहीं बताई जा सकती, क्योंकि हमारे पास भी टाइम लिमिटेड है। आ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो बेसिकली हमने माइंड प्लानिंग का वो लिया था, रेगुलर क्लास भी ली थी। विक्रम बैच के जो हैं उन्हें शायद पता होगा। तो वहां पे अराउंड 30 आवर्स के अराउंड की क्लास चली थी। तो उस 30 आवर्स को हमारे पास मैक्सिमम 6 से 6.5 घंटे इतने में हमें कंप्लीट करना है। तो वो 6 से 6.5 घंटे में करना चैलेंजिंग है, लेकिन हम अपना पूरा वो करेंगे, एफर्ट डालेंगे कि आपको उस 30 घंटे को समराइज करके 6 घंटे में दें, और इफेक्टिवली आप उसको स्मार्टली यूज कर पाओ उस मटेरियल को, या जो भी हमने बताया वो आपके गेट के एग्जाम में काफी यूजफुल हो पाए। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्या दिक्कत हो रहा है? अ, आवाज नहीं आ रहा क्या? बाकियों को भी नहीं आ रहा क्या? ठीक है यार, क्यों बीच बीच में डिस्टर्ब कर देते हो अपने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो। हाँ, तो क्या बता रहे थे हम? ठीक है, बढ़िया। तो कि मतलब वही बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको मतलब पूरा का पूरा 30 घंटे का मटेरियल हम नहीं दे सकते, वो 5-6 घंटे में आपको सम अप करके हमें बताना होगा। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो गेट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन दिस क्रैश कोर्स अलॉन्ग विद सम पीवाई क्यूज। तो कुछ अपन पीवाई क्यूज भी करेंगे, जिससे अपन को आइडिया लगे ना कि जैसे आप कुछ भी प्रिपेयर करते हो तो उसको उसको एज अ प्रैक्टिस करते हो ना उस चीज की। तो वो हम प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, जो पीवाई क्यूज हैं उसी के क्वेश्चंस लगाएंगे, वहां समझेंगे क्या है, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछता है गेट, किस तरीके से। अभी हाल ही के टाइम में पता नहीं आप लोग ने देखा है कि नहीं पीवाई क्यूज, नहीं पता हमें, पर जिन्होंने देखा होगा उनको एक आइडिया लगा होगा कि पहले के समय में मतलब आज से 5-6-7 साल पहले, मतलब 17-18-16-15-14, इस समय पे गेट का जो लेवल था और अभी राइट फ्रॉम 22, 23, 24, द थिंग्स हैज टोटली चेंज। पूरी तरीके से जो बोल सकते हो कि पूरा का पूरा जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो चेंज हो गया गेट का। मतलब अभी जो आप 22, 23, 24 के क्वेश्चन पेपर उठाना, तो आपको इससे भी आइडिया लग जाएगा ना, जो जो रैंकर्स हैं बेसिकली, जो टॉप रैंक लेके आ रहे हैं, उनका भी तुम हाईएस्ट मार्क्स भी देखो तो वो 60 से 65 के अराउंड ही वो कर रहा है। मतलब क्या कर रहे हो, इधर से उधर मूव कर रहा है, उससे ज्यादा नहीं जा रहा है। पहले के समय में क्या होता था कि 70s में मार्क्स होते थे, जो टॉपर्स होते थे। उससे भी पहले 2018 में तो 80s में गया था, 87 गया था। तो लेवल नो डाउट बिल्कुल बढ़ गया अचानक से। और कहीं ना कहीं इससे इससे हो क्या रहा है कि अब जो आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हमें फुल मार्क्स लेके आना है। आपका भी मतलब जो रिक्वायरमेंट है गेट की, वो भी आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, कितना हमें फोकस कोर पे करना है, कितना हमें एप्टीट्यूड देखना है, कितना मैथ्स को देखना है, कितना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी वो करना है, फोकस करना है। तो ये सब चीजें मिला जुला के जब आप प्रिपेयर करोगे तभी आपको एक बोलो क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि कोई बच्चा ऐसा है कि उसको लगता है कि हमारा कोर बहुत स्ट्रांग है, कोर ही कोर करें, तो वो भी अच्छी रैंक नहीं ला सकता। उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका कारण क्या है कि मान लो जो भी आपने पढ़ा वो उसी से इतने टफ क्वेश्चंस आ गए कि वो नहीं हो रहे हैं। और बिल्कुल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो आपने जितना अच्छे से पढ़ा है उसके क्वेश्चंस हो ही जाए, वही जितना आपने पढ़ा वही टफ आ जाएगा, पूरा का पूरा पोर्शन टफ आ गया लो। तो इस तरीके से आपकी जो स्ट्रेटेजी पूरी कंप्रहेंसिव होनी चाहिए, कई सारी चीजें उसमें मिली होनी चाहिए। किसी आप मतलब एक आपको क्या कहें, आप पूरी तरीके से आप वो किसी न किसी गाइडेंस के थ्रू चलो, मतलब यूनिडायरेक्शनल पाथ में, इधर उधर भटकना नहीं है कि कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। ये जो डिफरेंस है ना, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन नो डाउट बिल्कुल बढ़ चुका है। और
आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है। और स्मार्टली हम क्यों बोल रहे हैं, एक यदि कोई बच्चा भी मार्च या अप्रैल में आया होता उसको हम फिर भी ये बोल सकते थे कि चलो तुम पूरा का पूरा स्टार्ट करो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, गेट का सिलेबस उठाओ, पूरा 100% कवर करो, फिर मॉक टेस्ट दो, फिर ये बुक लगाओ, ये इतनी प्रैक्टिस करो, ये करो। लेकिन अभी आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। कैसे? अभी आज कितने तारीख है? आज 16 नवंबर, और आपका पेपर जो है जो हमने देखा है वो कब है? 16 फरवरी को। हाँ, 16 फरवरी को है, वो भी इवनिंग शिफ्ट में 2:30 से 5:30। तो आपके पास अराउंड 3 मंथ्स है, 91 डेज के अराउंड है आपके पास, जिसको आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना होगा। यूटिलाइज करने का मतलब क्या है कि जैसे होता क्या है कि मान लो आपने अभी कोई बच्चा मार्च से पढ़ रहा है, वो 6 महीना उन्होंने क्या बोलते हैं पूरा एकदम जी जान ला के मेहनत करके पढ़ाई करी, लेकिन बाद में हुआ क्या कि अंतिम के 2 महीने रिलैक्स हो गया, तो वो उसका पूरा 6 महीने की जो मेहनत है जो पूरी की पूरी धरी रह गई, वहां पे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपेयर करना है और कोऑपरेट करते हुए चीजें अपन यहाँ अभी माइंड प्लानिंग करेंगे। 6 घंटे के अराउंड है समय, उसमें करना है। तो कैसे करना वो भी आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक और सब्जेक्ट है, वो भी हमने पढ़ा है रेगुलर उसमें क्लास, जो आपका विक्रम बैच का है रेगुलर कोर्स, उसमें सिस्टम इंजीनियरिंग करके है। तो ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, इसके क्रैश कोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, तो ये हमें करना है। तो ठीक है, हाँ एग्जैक्टली 3 मंथ, ठीक है। अभी कैलकुलेशन ज्यादा एग्जैक्ट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा हो गया है, होना ही चाहिए। पहले 6, उसका कारण भी है ना, क्योंकि पहले क्या था कि इस तरीके से पीएसयू सीआईएल एक्सेप्ट नहीं करता था, इतनी वैकेंसी नहीं निकालता था। आप 17, 18, 19 के टाइम को देखो, 20 तक के इवन टाइम को देखो, वो अपना इंडिविजुअल एग्जाम कराता था। तो इस वजह से क्या है कि अभी क्या है कि रेगुलर वैकेंसीज आ रही है 21 से, कंटिन्यूसली 4 साल से वैकेंसीज आ रही हैं और उम्मीद है आगे भी आएंगी। तो उससे हो क्या रहा है कि पेपर तो डिफिकल्ट हो ही रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा क्या है इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपियर हो रहे हैं। जैसे कि 24 का डेटा यदि आपके साथ शेयर करें तो अराउंड 8500 लोगों ने वो किया था, रजिस्टर किया था, और उसमें से 7046 लोग अपियर हुए थे। तो नो डाउट अभी इस साल 25 की बात करें तो 7046 तो ज्यादा ही बैठेंगे, मतलब वो नंबर्स की रफली बात करें तो 8-9 थाउजेंड तो अपियर होंगे ही, और हो सकता है रजिस्ट्रेशन 10,000 के क्रॉस कर जाए उसको। ठीक है, तो चलिए फिर। तो यहाँ पे अधिकतर नए बच्चे हैं ऐसा बताया आप लोगों ने, तो थोड़ा सा इन्फॉर्म भी कर दें, जो नए उनको थोड़ा सा बता दें। तो चलिए, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं पहले ये बताओ आप, एक बार थोड़ा सा स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं आपके साथ? एक बार जल्दी से वो कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए फटाफट, थोड़ा फास्ट करिएगा, टाइम का लिमिटेशन है। तो अब जो पूछ रहा है वो नहीं बता रहे आप, ये स्क्रीन दिख रही है कि नहीं पहले ये बताओ। ये जो स्क्रीन है विजिबल है कि नहीं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आप देखते हैं क्या है, बताइए स्क्रीन विजिबल है या नहीं। एक बार जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, आप लोग इनएक्टिव नहीं रह सकते इतना, टाइम ऊपर से लिमिटेड है, फिर बोलोगे कि करा नहीं पाए। ठीक है। हम्म। क्या एक बच्चा बोल रहा था अभी, कुछ पूछ रहा था। ठीक है, अच्छी बात है, विजिबल है। तो क्या पूछ रहा था, एक बिलो 100 रैंक के लिए कितने मार्क्स सिक्योर करना जरूरी है? बिलो 100 के लिए देखो हम बता रहे हैं किसके अराउंड 40, देखो इस बार का हम डेटा बता रहे हैं कि 50 नंबर पे ऑल इंडिया रैंक 17 था, 50 नंबर पे जस्ट 50%। फिर 45 नंबर पे 51 रैंक था, मतलब 45 नंबर पे 51वीं रैंक थी। और 41.67, मतलब 41.67 पे 104 रैंक थी, मतलब 42 के अराउंड 100 रैंक रही होगी। ठीक है, मतलब 42 मार्क्स में आपकी जो रैंक थी वो 100 थी, यानी आप मोर देन 42 हैं तो आप अंडर 100 हैं इस बार के डेटा के अकॉर्डिंग, 24 का जो गेट हुआ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए फिर। तो जिसने पूछा है कि अंडर 100 के लिए कितने आपको मार्क्स चाहिए, तो यदि 2024 जैसे पेपर रहे और कंपटीशन का लेवल भी उतना ही रहे, बाकी सभी चीजें कांस्टेंट रहे, तो आ, आपका जो 42-43 मार्क्स के अराउंड आप अंडर 100 रैंक में आ जाओगे, प्रोवाइडेड कि पेपर का लेवल होना चाहिए ऐसा ही। ऐसा नहीं कि जैसा 18-19 में इजी आ गया था कि उस समय कट ऑफ ही 45 मार्क्स था, तो फिर वो अलग चीज है, वो मतलब क्या बोलोगे उसको, बिल्कुल अलग ही है वो वो हो गया तब तो नहीं बोल सकते कुछ, पर नॉर्मली जैसा ट्रेंड चल रहा है 22, 23, 24 का, तो आप ये और थोड़ा सा और ज्यादा सेफ हो जाओ ना। 45 मार्क्स मान लो, अराउंड 45 मार्क्स यदि आप लेके आ रहे हो तो रैंक आपकी अंडर 100 श्योर है, जैसा पेपर अभी पिछले 3 सालों में देखा गया है गेट का। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हुए अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें
मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा बता दें कि ये माइंड प्लानिंग का है, क्रैश कोर्स है बेसिकली, रेगुलर कोर्स नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 30 घंटे चलेंगे, इतनी लंबी क्लासेस 5 से 6 घंटे चलेगा। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का ऐसा ही है, वो डिपेंड करता है कितना बड़ा है सब्जेक्ट, वो थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, पर वो मोर और लेस वो ऐसे ही 6 से 7 घंटे का पूरा हर सब्जेक्ट आपको कवर कराया जाएगा। मतलब ओवरऑल देखें तो पूरा गेट का सिलेबस 50 से 90 घंटे में कवर होगा। तो माइंड प्लानिंग क्लास हम लेने वाले हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें। हमने इसी साल इसी साल 2024 में ही ITBHU से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीटेक कंप्लीट किया माइनिंग इंजीनियरिंग में। और इसी साल बेसिकली हमने गेट भी अटेम्प्ट दिया था, पहला अटेम्प्ट था ये हमारा। इससे पहले नहीं दिया था हमने, पहली बार ये अपेयर हुए थे, और उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 है। और जो भी आपकी फर्दर माइंड प्लानिंग की क्लास है और सिस्टम की, तो बेसिकली क्या है, एक बार थोड़ा सा बता दें क्या करने वाले हैं। ये तो ठीक है, अपन क्या करेंगे, जो माइंड प्लानिंग बताइएगा यदि कोई प्रॉब्लम हो राइटिंग्स वगैरह में नहीं दिख रहा हो। माइंड प्लानिंग की क्लास लेने वाले हैं, और इसके बाद जस्ट अगला सब्जेक्ट आपका होगा सिस्टम का, उसका भी क्रैश कोर्स हम ही कंडक्ट करने वाला है, सिस्टम इंजीनियरिंग। सिस्टम इंजीनियरिंग, तो ये कुछ 6 घंटे का इसकी मतलब 6 घंटे का राउंड हमें खत्म करना है 6 आवर्स में। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, पर हमारा पूरा वो रहेगा, फोकस रहेगा कि 6 घंटे के राउंड में आपको 30 घंटे की चीजें प्रोवाइड की जाए। और सिस्टम ये 4 घंटा, क्योंकि ये छोटा है। तो ये कुछ रहेगा, ये चलेगा आपका। आपने देखा होगा आपके जो भी टाइम टेबल है क्रैश कोर्स का, ये आज कितना 16 और 17, इन 2 दिनों में इसको करना है, और सिस्टम को 18-19। तो ये 4 दिन हम लोग क्या है कनेक्टेड रहेंगे। आपके डाउट्स वगैरह डिस्कस मतलब रिजॉल्व किए जाएंगे, चीज़ों को क्यों कंप्लीट किया जाएगा। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ये हमने बता दिया। जो नए हैं, बाकी विक्रम बैच के जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ, उन्हें पता होगा ऑलरेडी। सो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता दिया, ज़्यादा नहीं है कुछ। तो कितने मार्क्स में सेफ जोन में है हम यार, कितने मार्क्स में सेफ जोन में हो, ये तो कैटेगरी वाइज अलग अलग है ना भाई, ये कैसे बता दें। जनरल के लिए तुम जैसा भी ट्रेंड चल रहा है, यदि तुम्हारे मार्क्स 40 के अराउंड है, 35 to 40 के बीच में, आप सेफ मान सकते हो। पर नहीं बोल सकते, ये बहुत ही मतलब ऑब्जेक्टिविटी इसमें नहीं है ना, कैसे बता दें। प्रीवियस ईयर के डेटा को एनालाइज जरूर कर सकते हो, पर आप ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कितनी वैकेंसीज आएंगी, क्या कितने बच्चे क्वालिफाई किए, पेपर का लेवल कैसा रहा, तो बहुत सारी चीजें हैं यार, तो इस तरीके से नहीं बता सकते। चलो ठीक है। तो बेसिकली माइंड प्लानिंग, तो माइंड प्लानिंग में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ये आप थोड़ा सा देख लो। सबसे पहले अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं, आगे देखते हैं। तो इसको करने से पहले रुकिएगा 1 मिनट, देखिए इसमें करना क्या क्या है वो थोड़ा सा बता दें। तो चलिए देखिए, तो माइंड प्लानिंग ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस माइंड प्लानिंग के लिए जैसे कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या आप वो कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अभी जो 3 महीने हैं जिनके पास, वो क्या उनको करना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करो, PYQs पूरे बनाओ। इसके PYQs कहाँ से कहाँ तक, 2007 से लेके 2024, ये पूरे PYQs बनाओ। 2007 से लेके 2024 तक। अब आप बोलो इतना पुराना नहीं है, पर सब मिलेगा आपको। आप उसकी साइट पे जाओ ना, जैसे इस बार की जो कंडक्टिंग बॉडी IT रोड की, वो बल्क में आप डाउनलोड करके रख लो, और बाकी 7 से लेके 24 तक पूरा पेपर बनाओ। तो पर्टिकुलर प्लानिंग के लिए भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, प्लानिंग के भी क्वेश्चन होंगे उसमें। तो इसका हम वो बता रहे हैं, रिसोर्स सबसे ऑथेंटिक रिसोर्स है, यदि आपको क्वालिटी क्वेश्चन लगाने हैं तो PYQs। और इसको एक बार नहीं, एटलीस्ट 2 टाइम्स, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब ये नहीं कि 2 ही बार, 2 से ज्यादा आप लगा सकते हो, टाइम है आपके पास, पर इतना तो है कि आप 2 बार तो पूरा बना ही सकते हो, एटलीस्ट 2 टाइम्स। PYQ तो आपको करने ही हैं। और यहाँ पे जो क्रैश कोर्स हो रहा है, उसको आप वो करो, पहले यूटिलाइज करो अच्छे से, जितना भी कंटेंट आपको बताया जा रहा है। और मॉक टेस्ट तो आपको बनाना ही है, मॉक टेस्ट लगाइए। ये भी एक अच्छा, यहाँ भी आपको अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन मिलते हैं। तो मॉक टेस्ट ये डिपेंड करता है आप कितना लगा सकते हो, पर मिनिमम आपको मोर देन 10 तो लगानी ही चाहिए। मतलब 10 से ज्यादा तो मॉक, इसका कारण क्या है,
देखो गेट में क्या है ना कि साइंटिफिक कैलकुलेटर नाम की चीज भी होती है, वहाँ कैलकुलेशन आपको उसके लिए अलग से कैलकुलेटर लेके नहीं जाना होता। वहाँ पे ऑनलाइन वर्चुअल स्क्रीन में ही कैलकुलेटर होता है, जिसका यूज करना भी लोगों को नहीं आता, जो एकदम वो तो नोविस होते हैं, जो नए बंदे होते हैं, जो बस उठ के गए पेपर देने चले गए, उनको नहीं आता। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अब बहुत सारी चीजें होगा। मॉक टेस्ट के अलावा आपको बुक भी शायद मिलेगी, तो वहां से बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो चाहो तो। अदरवाइज यदि आपको सेक्शनल माइंड प्लानिंग का बनाना है तो एक एक गोरई भी लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी काफी यूजफुल है। इसमें भी कुछ पीवाईक्यूज हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, तो एक एक गोरई भी आप बना सकते हो माइंड प्लानिंग के लिए। और इन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करो। यदि ये हो गया, मान लो क्रैश कोर्स अभी कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में, पीवाईक्यूज भी किसी ने बना लिया 7 से 24, एक एक गोरई भी माइंड प्लानिंग का बना लिया है, और तो वो कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट तो दे ही रहा होगा, इसको फिर स्टार्ट करो, पीवाईक्यूज फिर बनाओ, एक एक क्रैश कोर्स अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको फिर रिवाइज करो, एक एक गोरई इसको फिर बनाओ। तो रिपीट करने से आपका नुकसान नहीं है, आपकी प्रैक्टिस ही होगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, जो एरर होता है तो वो कम से कम होगा, और आप में जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा ना, वो अलग लेवल का। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले माइंड प्लानिंग में, सबसे पहले अपन करेंगे बेसिक्स। आज आज का अपना क्या सेटअप है, मतलब 2 घंटे में बेसिक्स ऑफ माइंड प्लानिंग ये अपन देखेंगे। मतलब जितना हमने 30 घंटे में इन डेप्थ पढ़ाया है, उसी को हम वो करके कट शॉर्ट करके, क्या है ना कि एक एक 2-2 घंटे में खत्म करना जाएंगे बेसिक्स ऑफ माइंड प्लानिंग। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट है बेसिक चीजें वो आपको आएंगी, पर आप इन डेप्थ एक्सपेक्ट मत करिएगा। बेसिक्स ऑफ माइंड प्लानिंग, और अपन देखेंगे बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इससे कई अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये देखना है हमें। और तीसरी चीज देखनी है हमें जियो स्टैटिस्टिक्स, जियो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये अपना वो है, मतलब आज का रोड मैप है। ये 3 चीजें अपन आज कवर करेंगे, बाकी फिर और सारी चीजें, क्योंकि क्या है ना, ये माइंड प्लानिंग के बेसिक से भी क्वेश्चन आता है, स्टैटिस्टिक्स भी यूजफुल है, आप देखोगे अभी इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और जियो स्टैट्स तो इंपॉर्टेंट है ही। इससे अभी हाल ही में 2024 में क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही इजी आया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का, लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं बनेगा। तो ये 3 चीजें आज अपन करेंगे, इसके बाद फिर कल क्या करना है फिर वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ माइंड प्लानिंग से। चलिए, तो अरे सॉरी, यहाँ से नहीं देखना है, ये देखना है। तो कोई डाउट हो अभी तक क्या कुछ? टॉपिक वाइज मॉक ये है भाई, उसमें मिल जाएगा तुम्हें, ये है, देख लेना। चलो तो इसको देखते हैं। तो ये दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा इसको जूम कर दिया गया। तो देखो, है बहुत कुछ, जो मेन मटेरियल है ना उसमें बहुत कुछ है, पर हमने वहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी केवल वही चीजें यहाँ पिक की हैं। बहुत कुछ है, जो पीपीटीज है ना उसमें बहुत ज्यादा है, हर एक डेफिनेशंस को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। पर हमें जो इंपॉर्टेंट लगा, जिससे सीधा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब हमने पीवाईक्यूज देखे, वहां से हमें जो समझ में आया इंपॉर्टेंट, केवल वही चीजें आपको यहाँ बताई जा रही है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं जाना है कि किसी को कुछ नहीं आता है वो यहाँ के बैठ गया सोचेगा कि सब कुछ माइंड प्लानिंग को उसको आने लगेगा, नहीं। या फिर ऐसा सोचे कि यहाँ पे हम ये क्रैश कोर्स देख लेंगे 6 घंटे का, तो गेट का हर एक क्वेश्चन बना लेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो ये सब चीजों को बैक ऑफ द माइंड में रखना है, तब यहाँ पे प्रिपेयर्ड होके आना है, ठीक है। तो आपको आना चाहिए, बेसिक्स तो आने चाहिए, आपने कभी पढ़ा हो अपने कॉलेज टाइम पे ठीक से, या फिर अभी जब प्रिपेयर कर रहे हो तब देखा, तब कुछ थोड़ा देखा हो मटेरियल क्या होता है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसमें माइंड प्लानिंग। तो माइंड प्लानिंग अपन को करना क्या होता है, माइंड प्लानिंग में अपन करते क्या है कि जैसे मान लो कोई माइन है, मतलब किसी एरिया में हुआ क्या कि हमने रिजर्व जो है आइडेंटिफाई किया। जब रिजर्व मीन्स जो भी आपका मिनरल है जिसको आप एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं उसको आइडेंटिफाई किया, मतलब एक्सप्लोरेशन किया। बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, एक्सप्लोरेशन, रिकनेसेंस होता है, और बहुत सारी वो फिजिबिलिटी स्टडी होती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस पर अपन को इनडेप्थ नहीं जाना है। तो वो सब प्रोसेस करने के बाद हमने बेसिकली क्या किया, माइंड को वो किया, मतलब माइंड मतलब स्टार्ट किया, ठीक है। तो स्टार्ट करने में क्या क्या करना पड़ता है, हमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होता है। जैसे आप कोई माइंड स्टार्ट करोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप वहां पे जो भी आपके पास बायोमास है या जो भी वहां पे बायोडाइवर्सिटी उसको आप डिस्ट्रॉय कर दोगे, ऐसा तो नहीं है। तो वहां पे इन्वायरमेंटल हमें क्लियरेंस चाहिए होता है, ठीक है। कई तरीके क्लियरेंस चाहिए होते हैं। तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लोगे आप मिनिस्ट्री ऑफ जो भी फॉरेस्ट है उससे,
फिर उसके बाद कई तरीके की स्टडीज करोगे उसमें, जैसे आपका एक्सप्लोरेशन करना होता है, एक्सप्लोरेशन करते हैं अपन। फिर रिकॉनेसेंस, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, रिकॉनेसेंस करना होता है। उसके बाद आपको फिजिबिलिटी स्टडी भी करनी होती है, पूरी उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी भी देखनी होती है, फिजिबिलिटी स्टडी भी आप करते हो। और इस तरीके से कई सारे जो पैरामीटर्स हैं उसको एनालाइज किया जाता है। उसके बाद जो है फाइनली जब आपको वो मिल जाती है, क्या परमिशन मिल जाती है मिनिस्ट्री की तरफ से, तब जाके आप माइन सेटअप करते हो, तब आपका वो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। मतलब ये सब स्टेजेस के बाद पूरे क्लियरेंस मिलने के बाद और सारे क्लियरेंस होते हैं, आपको लीज भी गवर्नमेंट से वो लेना होता है, उसका भी क्लियरेंस लेना होता है। मतलब आपको लैंड एक्विजिशन करना होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप वहां पे जो रह रहे हैं ऑलरेडी हैबिटेंट्स उनको आप सीधा भगा दोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। उनको आप कंपनसेट करोगे, दूसरी जगह पे क्या बोलते हैं विस्थापित करते हैं, फिर जाके वहां पे आप लैंड एक्विजिशन करते हो, फिर वहां पे एक्सप्लोरेशन करते हो और डिटेल एक्सप्लोरेशन करते हो, फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, फिर रिपोर्ट्स सबमिट की जाती है मिनिस्ट्रीज को, हर तरीके के क्लियरेंस लिए जाते हैं। मतलब पूरी तरीके से जब परमिट मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तब जाके आप एक माइन स्टार्ट करते हो, तब डेवलपमेंट का फेज आता है। तो वही पूरा जो मतलब ये इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है सब करने में हमें माइन प्लानिंग की जरूरत होती है। माइन प्लानिंग मतलब हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब सरफेस माइनिंग करते हैं उसमें क्या करते हैं अपन, बेंचेस बना के ना वो नीचे वो करते हैं, जो भी कोल वगैरह एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो बेंचेस की क्या डायमेंशन होंगी, जो आपका अल्टीमेट पिट होगा वो कहाँ होगा, कितनी उसकी विड्थ होगी, आपका स्ट्रिपिंग रेशियो कितना होना चाहिए, आपका वो जो प्रोजेक्ट है इकोनॉमिक वायबल है कि नहीं। तो ये सब चीजें जो है वो किसमें आती, माइंड प्लानिंग में। इतना हमें माइंड प्लानिंग बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें हमें देखनी होंगी इसमें। पर जस्ट फॉर द रेफरेंस या जस्ट फॉर द गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट के पर्सपेक्टिव से हमें वही चीजें देखेंगे हम जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं या जिसकी संभावना है कि गेट में आ सकता है। ठीक है, अदरवाइज माइंड प्लानिंग इज रियली ए वेरी ह्यूज सब्जेक्ट। ठीक है, अपने आप में ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, दो दो टर्म्स आपने सुने होंगे, एक होता है रिजर्व, एक होता है रिसोर्स। बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब ऑलमोस्ट लगता तो है कि लेमन टर्म्स में देखें, जनरल टर्म की सेम ही चीज है, क्या बेसिक डिफरेंस है। पर गेट ने इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व एंड हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन रिजर्व एंड रिसोर्सेज। तो दीज टू टर्म्स लुक सिमिलर, बट इसमें इनका जो टेक्निकली ये डिफरेंट है ना। मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो इसको आप सेम नहीं बोल सकते कि रिजर्व एंड रिसोर्स आर द सेम थिंग, नो। तो रिजर्व क्या है, जैसे पहले रिसोर्स देखते हैं। तो रिसोर्सेज क्या, क्योंकि क्या है ना, ये रिजर्व्स क्या होता है ना, रिसोर्सेज का ही एक पार्ट है, सब पार्ट है। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज इंक्लूड द ओवर बॉडीज। देखो पहले थोड़ा सा रीड करते हैं। रिसोर्सेज इंक्लूड द ओवर बॉडीज विच आर अनवर्क्ड एंड विच मे बिकम अ पोटेंशियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन नियर फ्यूचर बेस्ड ऑन देयर इंट्रिंसिक जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड प्लेथोरा ऑफ नॉन जियोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए हाइपोथेटिकली आपको समझा रहे हैं। इस एरिया में क्या हुआ कि मतलब कुछ एनालिसिस की हमने, कुछ एक्सप्लोरेशन किया, और हमें क्या पता चला कि इतने एरिया में, ये जो एरिया है, इतने एरिया में क्या है, हमें क्या मिला कि मतलब यहाँ पे रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस मतलब मिनरल्स हैं, ओर्स है, किसी भी चीज के हो सकते और हो सकते हैं, आयरन का हो सकता है, या जिंक का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, या कोल के वो हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, रिसोर्सेस हो सकते हैं। तो इतने एरिया में हमें मतलब एक वो मिला, हमने एक इनिशियल लेवल पे स्टडी करी, एक्सप्लोरेशन किया, तो हमें पता चला कि हाँ इतने एरिया में इनकी पॉसिबिलिटी, आयरन के ओर्स की, जिंक के, कॉपर की, कोल की, जो मतलब जिसको अभी हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल हो सकता है टाइम के साथ, पॉसिबिलिटी है कि इनको हम एक्सट्रैक्ट कर पाए। क्यों एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसका एक कारण हो सकता है जियोलॉजी ऐसी है कि अभी करंटली इसको एक्सट्रैक्ट कर पाना फिजिबल नहीं है। दूसरा चीज क्या होता है, इकोनॉमिक फैक्टर होता है। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब कि ये जमीन से इतनी डेप्थ पे है, या ऐसी कुछ वहां की टोपोलॉजी, ऐसी ज्योग्राफी है कि आप जो इसको निकालने के चक्कर में जो ओवरबर्डन को निकाल रहे हो, उसका कॉस्ट इतना ज्यादा है कि आपका पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो वायबल नहीं है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। तो मतलब यही लिखा है यहाँ पे, द रिसोर्सेज इंक्लूड द ओवर बॉडीज विच आर अनवर्क्ड। अनवर्क्ड मतलब उसमें अभी उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है, उसको एज इट इज ऐसा छोड़ा गया है, एंड विच मे बिकम अ पोटेंशियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यानी ये जो है पोटेंशियल मतलब फ्यूचर में ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकता है नियर फ्यूचर में, बेस्ड ऑन देयर इंट्रिंसिक जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड अदर नॉन जियोलॉजिकल फैक्टर्स। नॉन जियोलॉजिकल में मार्केट डिमांड उसका हो सकता है अभी
कुछ समय के लिए कोई ऐसा रिसोर्स है या ऐसा कोई मिनरल है जिसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी डिमांड नहीं है, पर आज से आने वाले 100 साल के बाद उसकी अचानक से डिमांड बढ़ जाए किसी भी कारण से, तो उसको फिर गवर्नमेंट जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सोचेगी, उस पर क्या है इन्वेस्टमेंट करेगी, तो तब वो जाके रिसोर्स नहीं रह जाएगा, फिर वो रिसोर्स से और आगे की कैटेगरी में चला जाएगा। तो वही लिखा है कि रिसोर्स इंक्लूड ओर बॉडीज विच आर अनवर्क्ड एंड विच में बिकम अ पोटेंशियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन नियर फ्यूचर बेस्ड ऑन देयर इंट्रिंसिक जियोलॉजिकल, यानी जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी हो सकती हैं जिनको हम आसानी से ट्रैक कर पाए, मतलब अभी हमारे लिए फिजिबल नहीं है पर आगे आने वाले समय में हो जाए। और नॉन जियोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक मार्केट डिमांड, फिजिबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स, चीप एंड स्टडी टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, वाटर टाइम एक्सपीरियंसी। तो इसका मतलब है कि ये इकोनॉमिक पूरे फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो अब आप ये क्लियर रखिएगा कि रिसोर्सेज सिंपली क्या है, कोई भी और बॉडीज या कोई भी मिनरल जो अनवर्क्ड है, जिन पे भी कोई काम नहीं किया गया है, एंड विच में बिकम अ पोटेंशियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन नियर फ्यूचर बेस्ड ऑन देयर जियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए अब रिजर्व को समझते हैं, क्योंकि रिजर्व जो है रिसोर्स का ही सब पार्ट है। रिजर्व क्या है? दे आर पार्ट ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री दैट आर इकोनॉमिकली वायबल। देखो दो चीजें हैं जिसको वो कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, इकोनॉमिकली वायबल एंड हैव बीन फुल्ली इवेल्युएटेड। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, मतलब इन रिसोर्सेज का ही पार्ट है। मतलब हो सकता है कि जैसे मान लो इतना एरिया था, इतने एरिया को हमने डिटेल्ड पूरा एक्सप्लोरेशन किया, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करी, और मतलब हर तरीके का क्या किया, इस पे एक्सप्लोरेशन किया। ठीक है, तो एनालिसिस करने पे पाया गया कि ये जो है इतना एरिया निकालना, इतना और मान लो ये आयरन को और है इतना, ओवरऑल रिसोर्स था हमारे पास, ओवरऑल मतलब इतना रिसोर्स था, लेकिन ये भी हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट का हिस्सा नहीं है, या फिर इसकी जियोलॉजी ऐसी है कि हमें अलाउ नहीं कर रहा है एक्सट्रैक्शन। पर एट एनी टाइम एन ईयर्स के बाद हुआ क्या कि आयरन के साथ क्या हुआ कि इतने एरिया को हमने डिटेल्ड स्टडी इस पे करी और ये पाया कि हाँ इसको इकोनॉमिकली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिकली वायबल है, पूरी तरीके से इसको हमने क्या किया, एनालाइज कर लिया, पूरी तरीके से इवेल्युएट कर लिया, जितनी भी इस पे स्टडी कर सकते थे। तो यही क्या है, दे आर द पार्ट ऑफ मिनरल सोर्स, मतलब ये पूरा रिसोर्स था, मान लो ये पूरा एरिया यदि रिसोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द रिसोर्स, तो इसको अलग कलर से दिखाते हैं, ये जो येलो कलर वाला रीजन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स reserve, means reserve is the part of resource, but what is the difference between reserve and resource? Reserves are type of mineral source that are economically viable and have been fully evaluated or analyzed। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलोगे आप, रिजर्व। तो ये इतना ही डिफरेंस है। तो मतलब ऐसा समझाएं इसको, यदि ये पूरा सर्कल जो है आपका उसको रिप्रेजेंट कर रहा है रिसोर्स को, दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स द रिसोर्स, तो दिस स्मॉलर सर्कल या स्मॉलर एरिया इज रिप्रेजेंटिंग रिजर्व। तो रिजर्व की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इकोनॉमिकली वायबल होता है, इनको एक्सट्रैक्ट करना इकोनॉमिकली वायबल है, और दूसरी चीज क्या है कि फुल्ली एनालाइज कर दिया है इसको, मतलब फुल्ली आइडेंटिफाइड, फुल्ली आइडेंटिफाइड मतलब अनएक्सप्लोर्ड नहीं रह गया, पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर लिया। बस इन्हीं दो डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ये रिसोर्स से क्या हो जाता है, रिसोर्स का ही पार्ट, लेकिन अब इसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, अब ये रिजर्व बन चुका है। ठीक है, तो कोई डाउट है क्या रिजर्व रिसोर्स समझने में? एक बार थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि क्या है इसके बाद क्वेश्चन अपन देखेंगे, किसी को कोई डाउट हो रहा है तो आप रख सकते हो, बता सकते हो। अच्छा, राइटिंग से प्रॉब्लम है क्या? जब बी और पी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, चलो ठीक है, ध्यान देखेंगे। राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है यार, थोड़ा सा एडजस्ट करो भाई। ठीक है, चलिए बी और पी डिफ्रेंशिएट करो यार, थोड़ा सा कहाँ पे ऐसा है, चलो ठीक है, देख लेना। इतना आप लोग इतना माइन्यूट वो कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, हाँ ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो ये क्लियर है ना, रिजर्व एंड रिसोर्सेस? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो रिजर्व रिसोर्स हो गया आपका, फिर अपन कहाँ बढ़ते हैं? देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत बार पूछा गया है, गेट में 3-4 बार आ चुका है इसका क्वेश्चन, तो हम आपको केवल जो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही बताएंगे, पूरा इन डेप्थ नहीं जा सकते, टाइम की लिमिटेशन है, और क्रैश कोर्स होता है इसलिए है कि आपको कम समय में क्वालिटी मटेरियल दे दिया जाए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने, चलिए अभी हम लोगों ने क्या देखा, रिजर्व देखा। ठीक है, अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में रिजर्व देखा,
एंड रिजर्व के साथ साथ रिसोर्स देखा। ये दो चीजें देखी, इनके बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश की कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड रिसोर्सेज। तो हमने क्या पाया कि रिजर्व इज द पार्ट ऑफ रिसोर्स बट विथ टू और थ्री डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स, मतलब दो तीन चीजें ऐसी हैं कि रिजर्व को रिसोर्स से अलग करती हैं। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिजर्व और रिसोर्स यदि कोई पूछे आपसे या गेट में आता है तो आप पूरी तरीके से वो होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। देखिए अब ये चीज आई हुई है, यूएनएफसी क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स। तो यूएनएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको यहाँ पे बता दें। व्हाट डू यू मीन बाय यूएनएफसी? पता चला यही पूछ लिया उसने, पूछना नहीं चाहिए इतना, तो आजकल का लेवल बढ़ गया है कि ये सब नहीं पूछेगा। यूनाइटेड नेशंस क्या है, अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, रुकिएगा ये चल क्यों नहीं रहा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन, ये होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब जो कि डिसाइड करता है कि आपका जो रिजर्व है वो किस कैटेगरी का है। ठीक है, जैसे होती है ना कंडक्टिंग बॉडी, जैसे आपका आप पता नहीं आपने ये सुना है कि नहीं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बीआईएस, सुना है कि नहीं पता नहीं, सुना होगा। जो जितने भी जो आपके पास मटेरियल्स होते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनएफसी। तो ये होता क्या है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बेसिकली क्या है, आपका क्लासिफिकेशन का तरीका है क्या करने के लिए। तो ये यूज क्या करता है, व्हाट डू यूएनएफसी करता क्या है, इट यूजेस, देखिए शॉर्ट में बता रहे हैं, इट यूजेस न्यूमेरिकल कोडिंग सिस्टम, न्यूमेरिकल कोडिंग सिस्टम, न्यूमेरिकल कोडिंग सिस्टम, न्यूमेरिकल कोडिंग सिस्टम बेस्ड ऑन थ्री क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन थ्री क्राइटेरिया। ठीक है, वो क्राइटेरिया क्या अभी बताते हैं आपको, बेस्ड ऑन थ्री क्राइटेरिया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, एक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, तरीका है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो व्हाट व्हाट डज इट मीन, करता क्या है, इट यूजेस न्यूमेरिकल कोडिंग सिस्टम, एक कोडिंग सिस्टम होता है, मतलब उससे आप जैसे ही आपको कोड बताया जाएगा आप बता दोगे ये रिजर्व किस कैटेगरी का है। ठीक है, तो इट यूजेस अ न्यूमेरिकल कोडिंग सिस्टम बेस्ड ऑन थ्री क्राइटेरिया। व्हाट आर दोस थ्री क्राइटेरिया? तो थ्री क्राइटेरिया क्या है, थ्री क्राइटेरिया देखिए, तो पहला क्राइटेरिया क्या है, इसको इसको कोड किया जाता है ई, कैपिटल ई। तो ई क्या है, बेसिकली ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल सोशियो इकोनॉमिक वायबिलिटी, या इसको और सिंपल शब्दों में इकोनॉमिक वायबिलिटी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, इकोनॉमिक वायबिलिटी। दूसरा कोड होता है आपका एफ, कैपिटल एफ। व्हाट डज इट स्टैंड्स, इट स्टैंड्स फॉर टेक्निकल फीजिबिलिटी, यानी फीजिबिलिटी बेसिकली। Then next is your C part is G. G is basically the geological assessment. ठीक है, तो it represents geological assessment. ठीक है, तो बेसिकली है क्या कि यूएनएफसी एक यूनिवर्सल बोल सकते हो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो न्यूमेरिकल कोडिंग सिस्टम यूज करता है रिजर्व्स को कैटेगराइज करने के लिए। मतलब ये रिजर्व है तो किस कैटेगरी का है, मतलब कि इसको अभी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये मतलब वो कैटेगरीज क्या होती हैं कि उनका इकोनॉमिक वायबिलिटी कितनी है, कि इस रिजर्व को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बेनिफिट होगा, और वहीं पे दूसरे रिजर्व को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बेनिफिट होगा, या इस रिजर्व का कितना वो जियोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, वहां की जो आसपास की वो है हैबिटेशन है, या फिर जो भी फ्लोरा एंड फौना है उसको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो ये तीन फैक्टर्स होते हैं। पहला तो उसका उस रिजर्व का इकोनॉमिक वायबिलिटी, दूसरा फिजिबिलिटी कितनी है, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट कर पाना कितना फिजिबल है, तीसरा जियोलॉजिकल असेसमेंट, मतलब उसका जियोलॉजिकल असेसमेंट हम करते हैं। तो इन तीन पैरामीटर्स या तीन क्राइटेरिया पे हम रिजर्व को क्या करते हैं, फर्दर कैटेगराइज करते हैं। तो बेसिकली यही कोडिंग सिस्टम अपन
यूज करते हैं उसमें। तो इस कोडिंग सिस्टम में होता क्या है कि ये 3 एक्सेस होती हैं, मतलब ऐसा होता है कुछ, अब 3 एक्सेस में अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कैसे, तो ये आपके ई एक्सेस हो गई इकोनॉमिक वायबिलिटी वाली, एफ जो आपका फिजिबिलिटी स्टडी की एक्सेस हो गई, और जी आपकी एक्सेस हो गई किसकी, जियोलॉजिकल असेसमेंट। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अब देखते हैं क्या है। आपको एक में रफ आइडिया देने की कोशिश करी है। द यूएनएफसी कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल सिस्टम, वही ये 3 डायमेंशनल सिस्टम होता है विद द फॉलोइंग 3 एक्सेस। द 3 एक्सेस आर द इकोनॉमिक वायबिलिटी इज द, ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अब इस ऑर्डर को आप यही मत याद कर लेना कि ई हमेशा इसी एक्सेस में होगा, कुछ भी हो सकता है, हमने रैंडम लिया जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो पहला क्या है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी, दूसरा फिजिबिलिटी असेसमेंट दैट इज दिस एक्सेस, एंड द रिमेनिंग वन इज जियोलॉजिकल असेसमेंट। तो ये 3 एक्सेस होती हैं, इकोनॉमिक वायबिलिटी, फिजिबिलिटी स्टडी एंड व्हाट इज दिस, जियोलॉजिकल असेसमेंट। तो इन 3 क्राइटेरियाज के बेसिस पे रिजर्व्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, फर्दर कैटेगराइज किया गया है। तो ये होता क्या है, इट इज ए 3 डिजिट कोड बेस्ड सिस्टम। तो वही न्यूमेरिकल कोडिंग का मतलब ये है कि डिजिट कोड बेस्ड सिस्टम है। द इकोनॉमिक वायबिलिटी एक्सेस रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट डिजिट, मतलब जो पहला डिजिट होगा, जैसे मान लो आपके पास डिजिट है कैसे, पी पहला डिजिट है, क्यू दूसरा डिजिट है, आर तीसरा डिजिट है। तो पी किसको रिप्रेजेंट करेगा, इकोनॉमिक वायबिलिटी यानी कैपिटल ई वाले क्राइटेरिया को। क्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, द फिजिबिलिटी एक्सिस द सेकेंड डिजिट, मतलब एफ को मतलब हमने जनरल एग्जांपल लिया कि मान लो आपके पास कोई कोड आपके पास आया 3 डिजिट का पी क्यू आर, तो उसमें जो पहला डिजिट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मिडिल वाला क्या और लास्ट वाला क्या। तो पी रिप्रेजेंट्स ई दैट इज इकोनॉमिक वायबिलिटी, क्यू रिप्रेजेंट्स एफ दैट इज फिजिबिलिटी स्टडी, एंड आर रिप्रेजेंट्स रिमेनिंग वन दैट इज जियोलॉजिकल असेसमेंट। तो ये लिखा है कि 3 कोड बेस्ड सिस्टम है, एंड दिस इकोनॉमिक वायबिलिटी रिप्रेजेंट द फर्स्ट, फिजिबिलिटी सेकंड, एंड द जियोलॉजिकल एक्सिस द थर्ड। ठीक है, एंड द 3 कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी। अब होता क्या है, देखिए जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है ना, ये फर्दर क्लासिफाई किया जाता है किसमें, 3 अलग एक्सेस में। मतलब ये इन इसमें भी क्या होते हैं, फर्दर कोड्स होते हैं कैसे, तो इसमें 3 क्या होते हैं, फर्दर कैटेगरीज होती हैं 1 2 3। सिमिलरली एफ में भी क्या होता है, फर्दर 3 और न्यूमेरिकल कोड्स होते हैं 1 2 3, एंड द रिमेनिंग वन जी है व्हाट, 4 कोड्स, नंबर कोड्स या न्यूमेरिकल कोड्स 1 2 3 4। मतलब ये 4 अलग अलग। फिर जियोलॉजिकल एक्सेस के अंदर भी 4 सब क्राइटेरियाज हैं, फिजिबिलिटी स्टडी में भी 3 क्राइटेरियाज हैं, और 1 2 3 में भी 3 क्राइटेरियाज हैं। और एक चीज और ध्यान रखना है, द 3 कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी हैव कोड्स दिस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब दिस इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब फर्स्ट इज ये पहले इसको प्रायोरिटाइज करेंगे, फिर सेकंड कोड को, फिर थर्ड कोड को। सिमिलरली 1 2 3 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, क्लियर है क्या, चलिए तो इतना क्लियर है, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं और इसको किस तरीके से वो किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है। ठीक है, तो कोई डाउट है क्या अभी तक, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड जियोलॉजिकल, गुड। और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन, बढ़िया। बेटा बोल्ड करिए लिखने वाला, अच्छा नहीं दिख रहा है, कैसे आता है वो ही बता दीजिए यार, इतनी जल्दबाजी, थोड़ा पेशेंस क्यों नहीं रख रहे हो आप, सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करें क्या, यही चाह रहे हो आप, मतलब ठीक है, हो सकता है आपको आपने पढ़ा हो, लेकिन कुछ ऐसा बच्चा भी होगा कि जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा होगा, तो थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा ना, एक रफ उसको आइडिया देना पड़ेगा, सीधा क्वेश्चन पे पूछ जाए क्या। ठीक है चलिए, तो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो ये क्या है, तो ये क्या है, जो ये अभी हमने क्या बताया कि हम 3 कोड्स यूज करते हैं, चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ई एफ एंड जी, दिस 3 एक्सिस, ई रिप्रेजेंट्स इकोनॉमिक वायबिलिटी, एफ इज फिजिबिलिटी स्टडी, एंड जी इज योर जियोलॉजिकल असेसमेंट। दीज 3 एक्सिस आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज, इनको भी फर्दर हमने क्या किया है, कैटेगराइज किया है, तो इसको 3 हमने कोड दिए हैं, इसको 3। सिमिलरली एफ हैज 3 कोड्स एंड जी हैज 4, 1 2 3 4। हमने क्या बताया था, इनका जो ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस है वो डिक्रीजिंग होता है, मतलब फर्स्ट इज हाईली प्रायोरिटाइज्ड, देन सेकंड, देन थर्ड। सिमिलरली इसमें ई एफ जी में भी होता है। ये चीजें अभी देखना, अभी क्वेश्चन तो बनाएंगे तो उसमें काम आएंगी। तो यूएनएफसी क्लासिफिकेशन क्या है, ये क्लासिफिकेशन रूल है जो रिजर्व्स को
अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग उसमें लेवल्स में क्या करता है, बोल सकते हो कि कैटेगराइज करता है, जिसमें ये 3 डायमेंशन सिस्टम होता है, जिसमें 3 एक्सिस होती है, एफ जी। ई इकोनॉमिक वायबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, एफ फिजिबिलिटी, जी जियोलॉजिकल असेसमेंट, और इसमें फर्दर क्या है, सब कैटेगरीज होती है। तो इसमें 3 कोड होता है ई में, एफ में 3 कोड और जी में 4 कोड। तो हमने क्या बताया, इनका ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है, डिक्रीजिंग। मतलब यदि मान लो ई की बात करें तो ई में हम यदि फर्स्ट लेवल के यदि रिजर्व की बात करें, उसको हम पहले प्रायोरिटाइज करेंगे, मतलब हाई क्वालिटी का है इन कंपेरिजन टू एफ। हाई क्वालिटी मीन्स जो भी पैरामीटर है उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। देन 3। तो अब आप ये बताओ, चलो अच्छा, हमने ये बता दिया कि यहाँ पे 3 कोड्स इसके पॉसिबल है, एफ में 3 कोड्स और जी में 4। तो कितने मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे मान लो कि हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, दिस इज अ वैलिड कोड। सिमिलरली 1 1 1, दिस इज अ वैलिड कोड। 3 3 4, दिस इज अ वैलिड कोड। तो इस तरीके से कितने टोटल पॉसिबल कोड्स बनेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सिटी क्लासिफिकेशन में रिजर्व्स को आप कितने अलग अलग उसमें लेवल्स में बांट सकते हो, कितने इस तरीके के पॉसिबल कोड्स होंगे, बताओ, बताइए जरा। ये यहाँ पे हमने बताया कि इसके ई के 3 कोड है, एफ के 3 और जी के 4। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कोड्स कितने होंगे, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। देखें तो कुछ समझ में भी आ रहा है कि बस हम ही को सब बताना पड़ेगा। कितने होंगे, 36। 36 ठीक है। बस 3 ही 4 लोगों से हुआ क्या, बाकी को नहीं समझ में आ रहा। 36 पॉसिबल कोड्स, ठीक है, 36। चलिए, हाँ सही बता रहे हो। कैसे, क्योंकि मान लो 3 डिजिट का कोड है, तो पहले पे क्या होगा, पहले पे कितनी पॉसिबिलिटी, कितने कोड्स आ सकते हैं, 3। तीसरे पे मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 3। और चौथे पोजीशन पे 4 कोड्स आ सकते हैं। क्योंकि हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करेंगे, तो कितने पॉसिबल हो जाएंगे, 3 3 9 4 36। 36 पॉसिबल वैलिड कोड्स बनेंगे रिजर्व के लिए, ठीक है। उसमें हाईएस्ट क्वालिटी का कोड कौन होगा, तो यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे तो ये आपको याद रखना है। तो द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज अंडर यूएनएफसी सिस्टम विल हैव द कोड 111, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले नंबर पे आएंगे, तो हाईएस्ट जो कैटेगरी का रिसोर्स होगा वो उसका कोड क्या होगा, 111। एंड लोएस्ट कैटेगरी हैव द कोड, लोएस्ट कैटेगरी का कोड क्या होगा, 334 मिनिमम। तो पहले में मिनिमम क्या हो सकता है, 3, दूसरे में भी 3, और जी में कितनी एक्सिस है, फर्दर 4, तो ये 4। तो हाईएस्ट कैटेगरी विल बी आइडेंटिफाइड 111 एंड लोएस्ट कैटेगरी विल बी आइडेंटिफाइड एज 334। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी, 2 कोड होंगे तो 36 कोड, उनमें से 2 इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, लोएस्ट कैटेगरी का, अरे सॉरी हाईएस्ट कैटेगरी का एंड लोएस्ट कैटेगरी का, ठीक है। तो क्लियर है क्या, चलिए। अब क्या है ना, जो ये 3 एक्सिस हैं 1 2 3, ये भी तो किसी न किसी टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो बस वो हमने यहाँ लिखा है, उसको और इन डेप्थ में आपको यहाँ पे नहीं बता सकते। तो जियोलॉजिकल सिस्टम में 4 फर्दर क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं, डिटेल एक्सप्लोरेशन, जनरल एक्सप्लोरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, रिकॉनेसेंस, ठीक है। इसके बाद फिजिबिलिटी असेसमेंट में क्या होता है, फिजिबिलिटी, प्री फिजिबिलिटी एंड जियोलॉजिकल स्टडी। एंड द इकोनॉमिक वायबिलिटी कंटेन्स इकोनॉमिक, पोटेंशियल इकोनॉमिक, पोटेंशियल इकोनॉमिक, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन आ गया, अच्छा कोई डाउट है क्या, आगे बढ़ जाए क्या सीधा, किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या, क्राइटेरिया के रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर ई एफ जी होगा हमेशा, या कोई भी ऑर्डर में ले सकते, नहीं ई एफ जी होगा, ई एफ जी ही होगा। कैसे ई एफ जी होगा, हमने बताया ना, जो पहली एक्सिस है दैट रिप्रेजेंट्स ई, देन एफ, देन जी। एक जो नॉर्म्स है उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना, ई एफ जी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जितना इंपॉर्टेंट था उतना हमने डिस्कस किया। पहला क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से बताइए इसको, 2 3 क्वेश्चन है उसको देखेंगे, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। द टाइम इज लिमिटेड, तो उस हिसाब से बनाइए। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा, फिर डिस्कस करते हैं। जस्ट 30 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेंगे। द 3 एक्सेस कंप्राइजिंग द न्यूमेरिकल कोडिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस अंडर द यूएनएफसी, देखिए ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, किस ये पीवाईक्यू से ही हमने लिया है, ठीक है। तो वो 3 एक्सेस कौन सी होती है, अभी हमने जस्ट बताया। तो देखिए आपको कितना रिटेन कर पा रहे हो, याद है कि नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए, ज्यादा समय नहीं, फटाक से। बताइए जरा।
कौन सा ऑप्शन अभी हमने जस्ट बताया, 3 एक्सिस कौन कौन से होती है, गेट का क्वेश्चन है ये, हमने अपने से बनाया नहीं है ना। सो आपको एक डी, गुड, डी डी देखना पड़ेगा, डी। चलिए मैक्सिमम लोग अटेंटिवली डी बोल रहे हैं, चलिए इसको देखते हैं क्या होगा। चलिए बढ़िया है। तो जिनसे नहीं हो रहा है तो क्या बोले आप, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करें। चलिए देखिए, द थ्री एक्सिस कंप्राइजिंग द न्यूमेरिकल कोडिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज पर द यूएनएफसी। तो हमने क्या बताया था, ये आप याद रखो, एक कोड है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, EFG334। इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि कोडिंग सिस्टम होता है EFG होता है, ई में मैक्सिमम 3 एक्सिस, एफ में भी 3 और जी में 4। तो आप ये नंबर याद रख सकते हो, EFG334। तो हमें पता है कि जो 3 एक्सिस कौन कौन सी, ई मीन्स इकोनॉमिक वायबिलिटी, चलिए पहले वाले ऑप्शन में है। एफ मीन्स एफ का कोई तो यहाँ फैक्टर ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए दूसरे वाला में देखते हैं, जियोलॉजिकल असेसमेंट, इन्वायरमेंटल करके कोई ऑप्शन नहीं आता उसमें, तो ये भी हट गया। फिजिबिलिटी, जियोलॉजिकल एंड माइनिंग, ये भी नहीं आता। इसमें देखिए इकोनॉमिक वायबिलिटी दैट इज ई एक्सिस, जियोलॉजिकल मीन्स जी एक्सिस एंड एफ मीन्स एफ एक्सिस। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो डी जिसने भी बताया है, चलिए आपको समझ में आ रहा है, और ठीक है जिनको नहीं भी आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप देखिएगा बाद में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डाउट आ रहा होगा तो थोड़ा सा पूछिएगा, ठीक है। ये बताइए, देखिए रिजर्व से सीधा इसने पूछ लिया, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व, एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज रिजर्व मींस, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व। तो देयर आर 4 ऑप्शंस, ऑप्शन ए आइडेंटिफाइड रिसोर्सेज, बी आइडेंटिफाइड एंड टेक्नो इकोनॉमिकली वायबल, सी हाइपोथेटिकल, डी इनफर्ड। तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज डिस्कस तो होगा ही, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एज पर द क्लासिफिकेशन द रिजर्व मीन्स, बताइए जरा। बी, गुड गुड गुड, बी, बी, बढ़िया, बी बी बी, हाँ सही है, सही है। एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज द रिजर्व मीन्स, देखो आइडेंटिफाइड तो है, हमने आपको बताया कि रिजर्व जहां भी आए आप 2 प्रॉपर्टी ढूंढो, क्या क्या। रिजर्व में पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो इकोनॉमिकली वाइबल होना चाहिए। कोई रिसोर्स यदि इकोनॉमिकली वाइबल है तभी उसको आप, पहला क्राइटेरिया क्या है, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल रोकिएगा, रिजर्व में इकोनॉमिकल वायबिलिटी होनी चाहिए, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, फुल्ली आइडेंटिफाइड, है ना। तो फुल्ली आइडेंटिफाइड मतलब इवेल्युएट पूरी तरीके से उसको कर लेना चाहिए, फुल्ली आइडेंटिफाइड। ये 2 प्रॉपर्टी आपको दिख गई रिसोर्स में तो आप उसको रिजर्व बोल सकते हो। तो एज पर क्लासिफिकेशन पहला तो है इसमें आइडेंटिफाइड, बट इकोनॉमिकली वायबल है कि नहीं, नहीं दिया है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा आइडेंटिफाइड एंड टेक्नो इकोनॉमिकली वायबल, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। हाइपोथेटिकल नहीं होता, इन्फर्ड भी नहीं होता। तो रिजर्व मीन्स आइडेंटिफाइड एंड टेक्नो इकोनॉमिकली वायबल रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ है क्या। हाँ चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, तो ये भी यूएनएफसी क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। तो क्या है क्वेश्चन, द कोड फॉर, द क्वेश्चन सेज द कोड फॉर लोएस्ट कैटेगरी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज अंडर यूएनएफसी सिस्टम इज। चलिए तो इसका मतलब, इसका इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हैं ना, जो हमने बताया कि ये गेट में फ्रिक्वेंटली आया, और भी 2-3 क्वेश्चन थे पर हमने नहीं पिक किए हैं टाइम के लिमिटेशन की वजह से। तो बताइए क्या होगा इसमें, द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज अंडर यूएनएफसी, व्हाट, क्या होगा। 334, ओके। सी, बाकी लोग जल्दी से, 30 सेकंड का समय आपके पास, इतना आप इससे ज्यादा समय नहीं दे सकते 30 सेकंड में जिनको, क्योंकि ये है क्या थ्योरी क्वेश्चन है, तो 30 सेकंड क्यों नहीं लगने चाहिए, ठीक है। जिनको ऊपर ऊपर से जा रहा है उनको थोड़ा सा आराम से आप देखिएगा, फिर रिकॉर्ड उसमें आपको खुद भी एफर्ट डालने पड़ेंगे। सी, ठीक है, सी, चलो देखो क्या है इसमें। तो क्या लिखा है इसमें, द कोड फॉर लोएस्ट कैटेगरी, हमने क्या बताया था कि देखो ऐसा होता है, 3 एक्सिस होती है यूएनएफसी में, ई एफ जी, और ई में क्या कितनी एक्सिस होती है, 3। एफ में मैक्सिमम कितनी एक्सिस होती है, 3, एंड जी कंटेन्स 4 एक्सिस। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ एक्सिस होता है उसका इंपॉर्टेंस जो होता है, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है,
मतलब ऐसा है 1 2 3 कोड में 1 विल हैव हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन सेकंड, देन थर्ड। सिमिलरली इन 3 में भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंपॉर्टेंस होता है, एंड सिमिलरली 4 में भी 1 2 3 देन 4। तो हाईएस्ट लोएस्ट कैटेगरी पूछ रहा है, तो ई में भी लोएस्ट कैटेगरी कौन सी हो जाएगी 3, एफ में भी 3 और जी में 4, मींस लोएस्ट कैटेगरी पूछा है ना, तो 3 3 4 हैव द लोएस्ट कैटेगरी, ये हो जाएगा आपका लोएस्ट कैटेगरी। ठीक है, और जो 1 1 1 है 1 1 1 ये हाईएस्ट कैटेगरी, क्योंकि यह ऑर्डर ऑफ इनका प्रायोरिटी क्या है सबसे आगे, तो हाईएस्ट कैटेगरी का रिजर्व हो जाएगा, हाईएस्ट। चलिए, तो अपने से क्या पूछा गया है, द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज अंडर यूएनएफसी सिस्टम इज, तो 4 4 4 तो ये तो कोड ही पॉसिबल नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। 1 2 3 नहीं, ये भी नहीं। 3 3 4 हाँ, सी इज द करेक्ट। 1 1 इज द हाईएस्ट, तो ये हमें चाहिए नहीं, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 3 3 4 जिनको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप टाइम लेके एक बार फिर से सॉल्यूशन देखिए, या फिर इसको थोड़ा सा यूएनएफसी जो हमने एक्सप्लेन किया है क्या होता है वो थोड़ा समझिए। ठीक है, हाईएस्ट, हाँ ठीक है, सही बात है, हाईएस्ट 1 1 1 एंड लोएस्ट 3 3 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे कहाँ बढ़ते हैं, चलिए आपको ये बेसिक्स बता दिया हमने। अब ये क्वेश्चन तो अभी बनेगा नहीं आपसे, तो ये बनेगा नहीं, तो इसको थोड़ा सा कुछ बताना पड़ेगा अभी आपको। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या बताना है हमें। हाँ, अब माइंड प्लानिंग का जो बेसिक्स था हमने बता दिया, अब अपन चलते हैं बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे, क्योंकि कुछ स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स आपको पता, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स ये हमें बताना है। तो बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि दो तरीके के वो होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। एक को बोला था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कुछ फॉर्मूलेज हैं बस वो हमें बताना है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा, या मतलब इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो क्या लिखा है या दिख नहीं रहा, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है पहली चीज। और दूसरी चीज होती है, आपने सुना होगा डिस्पर्सन के मेजर्स, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ये दो चीजें हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या 3 चीजें हमें पढ़नी है, इसमें हमें पढ़ना है मीन, एवरेज भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, एक ही चीज है, मीडियन, एंड द थर्ड वन इज मोड। एंड मेजर ऑफ डिस्पर्सन में क्या, ये क्या है, सीधा गेट में आया हुआ है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, मतलब पता होना चाहिए, पढ़ना क्या है आपको पता होना चाहिए, रेंज, और क्या होता है, वेरिएंस, वेरिएंस के अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो हम देखेंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स हैं क्या होता है, मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, एंड डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मीन्स कि कोई डेटा है उसको वो कितना डिस्पर्स्ड है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड, वो बेसिकली यहाँ पे मेजर करते हैं। तो उसके जो मेजर्स होते हैं क्या होते हैं, रेंज, वेरिएंस, एंड रिमेनिंग वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों में आपस में कनेक्शन है। ठीक है, तो और एक तीसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, वो काफी आया हुआ है, 3 4 बार रिपीट हो गया है, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फॉर्मूला देखेंगे, मतलब इन डेप्थ क्या है इसमें फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बताना पड़ रहा है, अदरवाइज ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, पर आई नो कि मैक्सिमम लोगों को डाउट अभी भी होगा इसमें, क्योंकि इससे क्वेश्चन तभी बनेंगे, अभी आगे हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या, मीन, मीडियन, मोड। तो पहला देखते हैं मीन। तो मीन क्या होता है आपका, सपोज आपके पास क्या क्या डेटा है, सपोज देयर एन नंबर ऑफ डेटा, x1 x2 अप टू xn, ये डेटा पॉइंट्स हैं और ऑब्जर्वेशन, ये आर ऑब्जर्वेशन। देखो चीजें आसान लग रही हैं, पर देखिए इसका इंपॉर्टेंस अभी देखते हैं, अभी आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना,
तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। तो यहाँ पे मीन कैसे लिखते हैं, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। एक्स बार इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, दैट इज x1 plus x2 up to xn divided by n, and it can also be represented mathematically sigma xi divided by n। ये सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है इन सभी के समेशन को, ठीक है। तो दिस इज योर मीन। चलिए, इसको आप अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं मीडियन की तरफ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना। तो मीडियन में हम अनग्रुप डेटा के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रुप डेटा के लिए डिफरेंट फॉर्मूला होता है फॉर अनग्रुप डेटा। पेशेंस रखना है, जिसको आ रहा है मतलब वो अभी देखते हैं, आप क्वेश्चंस करिएगा फिर समझ में आएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि क्या है, सभी को देखते हुए चलना है, ठीक है। फॉर अनग्रुप डेटा तो जब n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्या है आपके पास, ऑड, उस केस में जो मीडियन होता है, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, प्लस 1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। और जब n इवन है, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उस केस में जो मीडियन होता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। मीडियन इस केस में होता है एवरेज ऑफ n बाई टूथ एंड n बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अनग्रुप डेटा में जो आपके पास जो डेटा है x1 x2 x3 xn और अरेंज इन, इस चीज का ध्यान रखना है कि ये अरेंज होने चाहिए आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आर अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अदरवाइज ये फॉर्मूला फिर वैलिड नहीं रह जाएगा। रैंडम किसी भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के लिए आप ये नहीं लगा सकते, और डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है क्या? चलिए, तो चलिए फिर मीडियन हो गया, मोड देखते हैं क्या होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय मोड? द हाईएस्ट मोड कैसे निकालते हैं? द नंबर हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी within the observation set, तो उसी को बोलते हैं अपन मोड, ठीक है। तो मतलब कोई आपके पास n नंबर दिए, उसमें जो भी नंबर हाईएस्ट बार आ रहा है उस सेट में, उसी को बोलते हैं मोड, ठीक है। तो तीन चीजें क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं, बताइएगा कहीं पे कोई डाउट हो रहा है। ई डैश क्या है? ई डैश कहाँ लिखा है भाई? ई लिखा है ना, ई इज द इकोनॉमिक एक्सिस। ई डैश कहाँ लिखा है? क्या पूछ रहे हो, कुछ भी। और मीडियन के एग्जाम्पल दीजिए, मीडियन एग्जाम्पल दें। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है यार, समझ रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं, 2-3 मिनट और है। तो हाँ हाँ, समझ रहे भाई, प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। थोड़ा समय को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, डोंट वरी। तो अभी थोड़ा सा 2-3 मिनट और थोड़ा देख लीजिए। तो समझ रहे हैं, वो नॉइज आ रहा होगा, 2 ही 3 मिनट की बात है, ज़्यादा नहीं। तो अपन क्या मीडियन एग्जाम्पल कैसे दें? जैसे मान लो आपके पास फॉर एग्जाम्पल, जैसे मीडियन एग्जाम्पल समझना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देयर? 7 ऑब्जर्वेशन है आपके पास। और 7 क्या है? ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और ये सभी क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा आपका? n नंबर, n है क्या आपके पास? 7 ऑब्जर्वेशन है, तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ये वाला ऑब्जर्वेशन होगा। तो 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाई 2, दैट इज योर फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 2 3 4, तो 4 इज योर मीडियन। तो इस तरीके से आप सबसे पहले नंबर्स को एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कीजिए,
लिखिए, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मीन मीडियन मोड। अब चलते हैं अपन मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में, ठीक है। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। इसके कुछ फॉर्मूलेज हम वो देखते हैं अपन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, रेंज। तो रेंज क्या होता है, रेंज इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इट इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन, जैसे सिंपल फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। दिस इज सिंपली कैन बी अंडरस्टूड एज रेंज, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो दिस इज योर रेंज। तो रेंज होता क्या है, जैसे आप नहीं बोलते हो कभी कभी, जैसे आपके पास डेटा है, नंबर ऑफ डेटा है, तो आप बोलते हो कि ये जो डेटा है आपके पास, इसकी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब राइट फ्रॉम, जैसे आप कोई एग्जाम देते हो, जैसे कुछ देर के लिए आप गेट में अपियर होगे, तो गेट में वैसे अब थोड़ा सा उसमें एम्बिगुअस है, पर ठीक है, उसमें मैक्सिमम कितने मार्क्स का होता है, वो 100 मार्क्स का होता है। तो आप मैक्सिमम कितना अचीव कर सकते हो, 100, और मिनिमम कितना अचीव कर सकते हो, ये उस पर डिपेंड करता है कितना नेगेटिव है। तो मान के चलते हैं कि 0 मिनिमम है, इससे नेगेटिव भी जा सकता है स्कोर। अब आप ये मत बोलना कि नेगेटिव क्यों नहीं लिया, हम जस्ट फॉर योर रेफरेंस समझाने के लिए। मैक्सिमम आप 100 स्कोर कर सकता है कोई बच्चा, और मिनिमम और 0, पर हम मान लिया कुछ देर के लिए हाइपोथेटिकली कि मिनिमम 0 स्कोर कर सकता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो उसका रेंज कहां से कहां तक है, मैक्सिमम 100 स्कोर कर सकता था, मिनिमम 0, तो इस केस में उसकी रेंज जो है वो कितने नंबर ऑफ मार्क्स तक है, 100 माइनस 0 दैट इज योर 100, ठीक है। तो वही है, जस्ट रेंज मींस हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वन इज कैन बी कंसीडर्ड एज अ रेंज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब स्टैंडर्ड डेविएशन पे आते हैं। तो ये आपको समझना जरूरी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है कि जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाए, तो इसका मतलब आपको हमेशा समझना जो डेविएशन है किसके अराउंड ले रहे हैं, मीन के अराउंड, ठीक है। मतलब जैसे वो कोई बोल सकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जरूरी है क्या मीन के अराउंड लेना है, हाँ, जब तक कुछ कह नहीं रखा है तो बाय डिफॉल्ट जब भी कहीं पे लिखा हो स्टैंडर्ड डेविएशन, इट मींस द डेविएशन अबाउट मीन। अदरवाइज देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि आपको ये भी देखने को मिल सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मोड। सो जब तक केवल लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, इट मींस द डेविएशन फ्रॉम मीन। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, दैट सिग्मा इज स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ xi minus x bar whole square where I runs from 1 to n divided by n. तो where x1 x2 x3 xn और n ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो x1 x2 x3 xn और n ऑब्जर्वेशंस, सिग्मा is called sigma is equal to summation of xi minus x power whole square upon n. This is your standard deviation, ठीक है। चलिए अब एक और टर्म होता है क्या, वो वेरिएंस। तो वेरिएंस इज बेसिकली सिग्मा स्क्वायर। तो यदि आपको सिग्मा पता है तो आप वेरिएंस बता सकते हो क्या होगा, वेरिएंस इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज समेशन आई रन फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। चलिए ये आप लोगों ने बचपन से आप पढ़ते आए हो, तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर कंफ्यूजन देखो, कंफ्यूजन कहाँ पे आता है, एक टर्म होता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फॉर्मूला डिफरेंट होता है। दिस इज नॉट द केस जो भी हमने ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पढ़ा। तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, ये फॉर्मूला क्यों होता है, यदि किसी को जानना है तो वो मिल जाएगा, मटेरियल है उसमें देख लेना, यूट्यूब वगैरह में मिल जाएगा। तो इसका क्या, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से। तो स्मॉल एस इक्वल टू समेशन ऑफ, देखिए चेंज क्या आता है, समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर
डिवाइड बाई n-1 आ जाता है, ठीक है। तो n को रिप्लेस कर देते हैं n-1 से। क्यों करते हैं इस पे आपको नहीं जाना है, फॉर्मूला याद रखना है बस। तो और यदि ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैंपल वेरिएंस भी होगा। सैंपल वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस स्क्वायर इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n-1। तो ये है आपका स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको देखने हैं बस। तो ये चाहो तो आप नोट कर, आप लोग को पता होगा। तो दीज आर सम फॉर्मूलेज। ठीक है ठीक है ठीक है। आवाज आ रही है क्या अभी? पूरे पॉपुलेशन में से वो पर्टिकुलर सैंपल की बात हो रही है, इसलिए पूरे एन में से एक निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट द रीजन कि आप अपना दिमाग ऐसे नहीं लगाना है भाई कुछ भी। नहीं, ये इसका रीजन नहीं है। वन क्यों हटाया, ये नहीं है कि पूरे सैंपल, पूरे पॉपुलेशन में एक सैंपल इस वजह से हटाया है। उसका रीजन है मैथमेटिकल, उसके पीछे का बैकग्राउंड है, तो वो आपको मिल जाएगा। पर कुछ भी नहीं दिमाग में लगा लेना, ठीक है, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। कुछ भी रीजन नहीं लगा लेनी है, उसके पीछे का क्लियर कट आपको अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूलेस क्लियर हो आपको तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया, ऑलमोस्ट सब हो गया। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं फिर। तो ये तो अभी बनेगा नहीं आपसे। हाँ, चलिए ये बनाइए, दिस इज द क्वेश्चन। तो बनाइए इसको। क्या बोल रखा है कि a random sample has 5 observations, a random sample has 5 observations given 11, 14, 15, 13, 12. The coefficient of variation of sample is, this is the PYQ, means गेट में अपीयर, गेट में आया हुआ है, तो राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेस। तो बताइए कितना होगा। अरे यार ये भी नहीं बताया क्या, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी नहीं बताया। रुकिए, यहाँ पे एक चीज बता देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, ओके ध्यान से इसको एक बार बता दें तभी क्वेश्चन होगा ना, क्योंकि सब आप निकाल लोगे पर वो कैसे बनेगा फिर। देखिए क्या होता है, तो एक टर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। यदि परसेंटेज में निकालना हो, मान लो ये परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100 करना पड़ेगा। दिस इज फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो दिस इज ए कंपैरेटिव पैरामीटर है बेसिकली, है ना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बनाइए। एक रैंडम सैंपल है, तो इस सैंपल का हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताना है, सैंपल का राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेस। चलिए 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इसमें, बनाइए आप लोग। फिर देखते हैं, डिस्कस करते हैं, डाउट वगैरह कुछ हो तो। ठीक है 13, अच्छा बना भी लिया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बनाओ। देखो 1 मिनट का समय है, 13:33 पे भी डिस्कस करते हैं इसको, मतलब 1:33 पे। चलिए बनाइए। हमने सब बता दिया आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बता दिया, मीन बता दिया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला बता दिया। अब आप यदि इसको नहीं बना पा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है आपके साथ, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। हमारा काम था जितना उतना हमने आपको बता दिया है। बनाइए, 1 मिनट का समय है आपके पास। यू हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फाइनल आंसर देना है आपको, आधा अधूरा नहीं बताना है कुछ भी। तो 1 मिनट का समय, आप जल्दी से बताओ, फिर इसका डिस्कस करते हैं इसको। 1 मिनट का समय है, चलिए इतना इतना समय दिया जा सकता है आपको, पर इससे ज्यादा नहीं दे सकते। किसी से हुआ क्या, कितना आ रहा है? तो 1 मिनट हो गया आई थिंक। इतने गेट में भी आपको मिलेगा, बहुत होगा तो आप किसी क्वेश्चन में समय बचाओगे 2 से 3 मिनट मिल सकता है आपको। 0.121 13 किसने बताया भाई? 13 तो नहीं हो सकता कभी। 0.122 ठीक है, कुछ ही लोगों से हुआ 1 मिनट में, है ना। मतलब बाकियों को नहीं समझ में आ रहा ऐसा, ऐसे ही लग रहा, क्योंकि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहे हैं PYQ लगाओ भाई। 0.1216, अच्छा ठीक है। बाकी लोग भी बताइए।
अच्छा, किसी का 12 आ रहा है, किसी का 0.121 आ रहा है, 12 आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या आंसर सही है। चलो चलो बनाते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से, जिनसे नहीं हुआ नो, कोई इशू नहीं है, सीख रहे हो अभी आप, प्रैक्टिस अभी करना है। तो सबसे पहले इसमें हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो हमें पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, फिर मीन निकालना पड़ेगा। तो पहले मीन निकाल लेते हैं, मीन ज्यादा इजी है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन मीन्स योर एक्स बार, एक्स बार रिप्रेजेंट मीन। तो एक्स बार कितना हो जाएगा? सम करो सभी को, 11 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 12 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। तो ये सम करो तो 25 40, तो तुम्हारा 65, 65 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा आपका 13। अब देखो आपको निकालना क्या है? सैंपल का निकालना है ना, वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा स्मॉल एस। स्मॉल एस मीन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ, देखो एक्स आई माइनस एक्स बार है, तो एक्स आई मतलब दी डेटा, तो 11 माइनस 13 का होल स्क्वायर दैट इज 4, 14 माइनस 13 का होल स्क्वायर दैट इज 1, 15 माइनस 13 का होल स्क्वायर दैट इज 4, और 13 माइनस 13 0, 12 माइनस 13 1 अपॉन n माइनस 1। नंबर ऑफ सैंपल्स आर 5 बट वी हैव टू टेक n माइनस 1 दैट इज 4। तो ये हो जाएगा 4 4 8 2 10, तो रूट ओवर 10 डिवाइड बाई 4 दैट इज 2.5। तो दिस वैल्यू कम्स आउट, कितना आता है ये? रूट ओवर, ओके कैलकुलेट भी करना पड़ेगा साथ साथ में आपके साथ। तो 2.5 का रूट ओवर कितना आएगा? रूट ओवर 2.5 दैट इज 1 पॉइंट, अपन 3 रीड तक लेके चलते हैं शुरू से 1.581। ठीक है, अब अपन को निकालना है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब सीधा फॉर्मूले में रख देना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट विल बी योर एक्स बार, दैट इज, नहीं सॉरी एक्स बार बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज योर स्मॉल एस डिवाइड बाय मीन दैट इज एक्स बार। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 1.581 अपॉन एक्स बार इज योर 13। तो इसको डिवाइड करिए, कितना आता है? तो ये आप डिवाइड करोगे 1.581 डिवाइड बाई 13, दिस कम्स आउट टू कितना? 0.1216, दिस इज। तो इसको 3 रीड तक राउंड ऑफ करना है, तो इसको यदि आप 3 राउंडिंग करेंगे तो 0.122, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, उसका कारण क्या है? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोला है, यदि उसने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोलता तो जाके आप 100 से मल्टीप्लाई किए थे। तो जिसने ये बताया है 12.2, दे आर इनकरेक्ट, मतलब उनका जो आंसर है वो रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हमें सिंपली क्या बताना है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द सैंपल। यदि वो परसेंटेज के रूप में जानना चाहता तो वो बोलता है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो आपने अपने हिसाब से, आपको लगा सही है पर नहीं, दिस इज द करेक्ट 0.122। ठीक है, तो 3 ईयर तक राउंड ऑफ करना था तो 0.122 यूज और राइट एंट्री। ठीक है, चलिए, तो कोई डाउट है क्या किसी को? स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, फिर से देखना पड़ेगा यार तुम्हें, फिर से एक बार, फिर से वाला यहाँ समय कहाँ है बताओ? फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा, कैसे निकाले नहीं समझ में आया। वैसे बना कुछ ही लोगों ने निकाला है, मतलब क्या नहीं समझ में आया सर? 4+1 ये सब कैसे किए? अच्छा ये सब कैसे किए भाई यार? ये तो ये समझने के लिए तुमको वो उस क्लास में जाना चाहिए जो हमने, यदि विक्रम बैच के हो भाई तुम, तो तुम्हें जो मेन लेक्चर है उसको देखो भाई। ये 4+1+1 ये कैसे किए है, तो यहाँ पूरे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। वो डिफरेंस का स्क्वायर्स होता है ना, वही किया हमने यहाँ पे। देखो कैसे किया है, बड़ी समस्या है। देखो ये कैसे आया, ये कैसे आया, यहाँ देखो कैसे आई, ये टर्म कैसे आया, इसको ऐसे यहाँ देखो। ये हमने फॉर्मूला बताया था ना, क्या होता है? एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1, इसका रूट, ये फॉर्मूला बताया था हमने। तो यहाँ पे वही तो किया है, देखो ध्यान से। ये एक्स आई मीन्स दिस डेटा 11, एक्स बार 13, तो 11 माइनस 13 का होल स्क्वायर 4, नेक्स्ट टर्म 14 माइनस 13 का होल स्क्वायर दैट इज 1, 15 माइनस 13 होल स्क्वायर 4, एंड द रिमेनिंग वन 13 माइनस 13 0, एंड 12 माइनस 13 1। तो डिफरेंस का स्क्वायर किया और डिवाइड बाय n माइनस 1, क्योंकि सैंपल्स कम निकाल रहे हैं, तो n माइनस 1 इज और 4। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा अब। चलो एक और क्वेश्चन इसका बनाते हैं, इसका अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो नहीं नहीं ये तो नहीं था भाई, कहाँ गया?
देखिए ये तो मुश्किल लग रहा है आपसे बने, पर चलिए एफर्ट डालिए। इसको हमने बताया है, जो रेगुलर क्लासरूम है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ये इतना मतलब शानदार क्वेश्चन है ये, और इसमें सब चीजें इन्वॉल्व है, मैथ्स भी है, माइंड प्लानिंग भी डाल ही दिया है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोलता है कि देखो जल्दी से 1-2 मिनट लो बनाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि ये आया हो 2016 में, ये तो हमें याद है 2016 में गेट में 2 मार्क्स का है ये, 2 मार्कर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि कॉपर का जो ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर बॉडी, मतलब मान लो ये कोई ओवर बॉडी होगी, इसमें जो कॉपर का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें जो कॉपर मेटल कंटेंट है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में दिखाया है। मतलब कैसे जो है एक्स के साथ, एक्स इज योर व्हाट, एक्स इज अ ग्रेड। तो जैसे जैसे ग्रेड चेंज हो रहा है, कैसे उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैरी कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है। तो हमें बताना है कि उस डिपॉजिट में उस कॉपर का एवरेज ग्रेड क्या रहा होगा विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो हमें बताना है यहाँ पे जी एवरेज, जी बार ऑफ कॉपर इन द गिवन डिपॉजिट। चलिए बनाइए इसको, देखिए बना पाओगे कि नहीं आप लोग। मुश्किल लग रहा है हमें, पर देखिए नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर हम यहाँ पे भी एक्सप्लेन करते हैं। बनाइए, किसी से हुआ क्या है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बस इसमें ये है कि आपको ये पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, और एवरेज निकालने के लिए क्या यूज करते हैं अपन। तो अभी यहाँ डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। हमें कुछ बताना था इसलिए हमने ये क्वेश्चन ले लिया, अदरवाइज ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और यदि एक बार में नहीं हो रहा है तो बिल्कुल नहीं घबराना है, पर एक बार आप अटेम्प्ट कीजिए। 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इसमें, पर चलिए 2 मिनट दिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जियो स्टैट्स को देखते हैं। ठीक है, बनाइए। तो किसी से पता नहीं, थोड़ा हमें डाउट लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल अच्छा है, थोड़ा स्लो चलें। ठीक है, विक्रम वैद से नहीं है, अच्छा नहीं हो तो बताया हमने ना कैसे आया। एक बच्चे ने पूछा कैसे 4+1+ ये सब कैसे किए, तो बता तो रहे हैं कैसे किए। वो डिफरेंस का स्क्वायर्स कर रहे हैं, थोड़ा सा देखो, आपको भी एफर्ट डालना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाइए, देखिए किसी से हुआ कि नहीं। देखो 2 मिनट ज़्यादा नहीं मिलेगा, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें बतानी है, इस वजह से हमने ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन के थ्रू समझाना सबसे अच्छा तरीका है, अभी आपको ऐसे बताते तो नहीं समझ में आता। सो इसको बनाइए लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर अगला टॉपिक देखते हैं, जियो स्टैटिस्टिक्स। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें हम समझ देंगे, ऐसा नहीं है, पर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कैसे क्या होता है। सो बनाइए जरा। तो ये लेवल है क्वेश्चंस का, ये 22-23 के जो क्वेश्चन आने लगे हैं वो इस लेवल के आ रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। तो एक अच्छा खासा आपको चेंज देखने को मिलेगा। पेपर आप देखो, जस्ट यदि आपको अभी करंट सिनेरियो पकड़ना है, गेट के ट्रेंड कैसा चल रहा है, तो 22 आप पेपर स्टार्ट करो, 3 साल के लगाओ, और उसके पहले के लगा के देखो, अंतर समझ में आएगा। तो डेफिनेटली लेवल तो बढ़ा है, पर आपको भी अपना, अब देखो कंपटीशन भी बढ़ गया है, बच्चे भी ज़्यादा अपीयर होने लगे हैं, मटेरियल भी ठीक ठाक अब मिलने लगा है, तो ऐसा कुछ रहा नहीं। तो किसी से हुआ हो तो बताओ, अदरवाइज डिस्कस कर लेते हैं। हमें मुश्किल लग रहा है, हुआ कि नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये हमें लग ही रहा है नहीं होगा। किसी से नहीं हुआ क्या? चलिए डिस्कस करते हैं, नहीं होगा। देखो कैसे करना है इसको। तो कुछ चीजें हैं वो आपको बता दें पहले। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या होता है वहां नहीं जाना है आपको, बस उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पीडीएफ एक टर्म होता है, पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये बेसिकली क्या है ना, कुछ पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि कोई आपका रैंडम वेरिएबल है या कोई भी पैरामीटर है, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे ये कॉपर का ग्रेड है, यहाँ पे 0 था, इस पॉइंट पे ये ग्रेड ऐसे ऐसे वैरी कर रहा है, मतलब वैरी क्या मतलब ग्रेड ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यदि हम ये 0.5 वाला पॉइंट पकड़े, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस 0.5 वाले कॉपर का जो ग्रेड है, यानी 0.5 वाले कॉपर ग्रेड का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, डेंसिटी मीन्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं बताएगा इस पॉइंट पे कितनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये हमें नहीं पता है, दिया ही नहीं है, ये निकालना पड़ेगा हमें। और यदि मान लो भी ऐसा बोले कि यदि ऐसा कहे कि आप ये बताओ कि इस कॉपर से लेके पॉइंट ये कुछ होगा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, इस क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो कॉपर का ग्रेड है इसके बीच लाई करे। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है,
दिस रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर हैविंग रेट्स, इसको हमने बोला क्या, इसको बोल दिया ए, इसको बी, ग्रेड, ये ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ये भी। तो दिस एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर हैविंग ग्रेड्स। कोई आपसे पूछे या आपको फाइंड आउट करना है कि ए और बी के ग्रेड, यानी कॉपर का जो ग्रेड है वो ए और बी के बीच क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दैट प्रोबेबिलिटी कैन बी फाउंड आउट यूजिंग दिस एरिया अंडर द कर्व। तो हैविंग ग्रेड्स ए एंड बी, तो दिस इज द बेसिक थिंग, बेसिक जो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो पीडीएफ का क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी, यही होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो जैसे अभी जब आपको एवरेज निकालने को बोला गया तो आपने क्या किया, समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया। अभी यहाँ पे पूछे कि आपको वो निकालना, मीन निकालना, तो मीन कैसे निकालोगे आप, तो मीन निकालते हैं अपन, मीन या इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, ये टर्म आप सुनोगे, एक्सपेक्टेशन, या दिस इज ऑल्सो कैन बी टर्म्ड एज एवरेज, सब अल्टरनेटिवली यूज किए जाते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, ये क्या होता है, इंटीग्रल एक्स आई एफ एक्स आई और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये निकालने का तरीका होता है मीन या एवरेज। इस केस में जब आपके पास पीडीएफ दिया हो वेयर योर एक्स आई इज अ रैंडम वेरिएबल, ये आपको मैथ्स में पढ़ना था बेसिकली, पर यहाँ पे इसका यूज इसलिए हम बता रहे हैं। और एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स इज योर पीडीएफ, मैथ्स आप अच्छे से पढ़ोगे। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड मीन। तो इसको और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेक्टेशन को, और क्या लिखते हैं अपन, इसको लिखते हैं अपन ई एक्स, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हो किस वेरिएबल का, एक्स रैंडम वेरिएबल का। तो इट कैन बी फाउंड आउट यूजिंग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स आई एफ एक्स आई। और अभी कुछ देर के लिए बोले कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द प्रोबेबिलिटी दैट योर एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी, इट कैन बी फाउंड आउट यूजिंग कैसे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे आप, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये बेसिकली इसका मतलब है, इंटरप्रिटेशन ऐसे करते हैं कि यदि आप इसको इंटीग्रेट करें ए टू बी में, इसका मतलब है कि आपका जो रैंडम ए टू बी है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये एरिया अंडर कब आ जाएगा, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो, ठीक है। एक और प्रोबेबिलिटी और एक और प्रॉपर्टी याद रखनी है कि माइनस, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब ओवरऑल एंटायर डोमेन सेट की बात करें तो इसका ये जो टोटल एरिया होगा एफ एक्स डी एक्स, दिस विल बी 1, ये प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। जैसे कि आपको पता है ना कि जो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहां से कहां तक लाई करती है, 0 से लेके 1 तक, मतलब मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्स 1। आपने कभी ये तो नहीं सुना है ना कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 100 थी, 1000 थी, ऐसा नहीं होता ना। प्रोबेबिलिटी मैक्स क्या हो सकता है, उसकी रेंज क्या होती है, फ्रॉम 0 to 1, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एरिया अंडर द कर्व ओवर द एंटायर डोमेन सेट, तो ये मैक्सिमम 1 हो सकता है, ये मैक्सिमम 1 होता है बेसिकली, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको। चलिए, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने बता दी, अब देखिए अब कैसे बनाएंगे इसको। तो उसने बेसिकली पूछ रखा है कि एवरेज ग्रेड निकालना है, एवरेज ग्रेड मतलब ये हमें निकालना है, ये फॉर्मूला माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए हमें ये जो लाइन है इसको हमें पहले वो पता करना पड़ेगा, ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। अब ये लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे, हमें ये पॉइंट ही नहीं पता है, तो ये पॉइंट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा वो कर दिया जाए, यहाँ से हटा दें, ये आपको समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। देखिए अब तो इस पॉइंट को हमने क्या बोला, इसका एक्स एक्सिस तो हमें पता है, उसको हमने बोल दिया 0.5 कॉमा वाई, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं वो निकालेंगे। और क्या, इसको हमने बोल दिया ए बी सी डी, ये हटा दीजिए यहाँ से। चलिए, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या, ये वाला पॉइंट क्या, इसका वाई एक्सिस क्या है, अरे भाई ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये पता होगा तभी आप ये लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, फिर इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, फिर ये वाला एफ एक्स में डाल सकते हो, ठीक है। तो
इसके लिए करना क्या है आपको कि सबसे पहले तो इसका एरिया कैसे लिखोगे, तो जो टोटल एरिया होगा वो कैसे आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। हमने क्या बताया, ये प्रॉपर्टी की इसका क्या मतलब है कि टोटल एरिया अंडर द कर्व ऑफ वो पीडीएफ वो क्या होता है 1। तो ये यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये टोटल जो एरिया होगा ये 1 के बराबर है, तो वही तो हम लिख रहे हैं, एरिया ऑफ एबीडी मतलब दिस एरिया एंड बीसीडी दिस एरिया, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो उसको आप कैसे लिखोगे इस एरिया को, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 0.5 है तो हाफ बेस इज 0.5, हाइट कितनी वाई हमने मानी है, प्लस बीसीडी को कैसे लिखोगे, हाफ बेस का कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल 2 है, ये 0.5 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस 0.5 दैट इज 1.5। तो ये हो जाएगा 1.5, हाइट तो वाई अभी भी रहेगी, दिस इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस 1.5 दैट इज 2y डिवाइड बाई 2 दैट इज 1। इट मीन्स आपका y कितना आ गया 1। ये हमें निकालना था, मतलब ये कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, ये दिस इज 1, यही हमें पता करना था क्योंकि तो इस प्रॉपर्टी के हेल्प से आप यूज करोगे। ये अब आप कोई बोल सकता है ये तो इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट नहीं है, ऐसे निकालना था बेसिकली। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं गेट में। अभी देखिए अब इसको अभी अब ये हुआ ही कहाँ है, अभी तो स्टार्ट किया हमने। अब इस लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी है, इस लाइन की इक्वेशन ये कैसे लिखोगे आप, देखो चलो यहीं पे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। आपको पता है, आपको 2 पॉइंट दिए हैं तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं आप, लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम दैट इज स्लोप x माइनस x1, ये आप लिख सकते हो ना। तो चूंकि ये तो लाइन सीधा दिख रहा है कि ये यदि कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स। यदि कोई लाइन ओरिजिन से पास हो तो उस लाइन की इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, y इक्वल टू एम एक्स, एम इज द स्लोप, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, तो इस लाइन की इक्वेशन, लाइन ए बी इक्वेशन कैसे लिखो, ये वाली इक्वेशन लिखो, तो y इक्वल टू एम, इसका स्लोप कितना है देखो ध्यान से, तो इसका स्लोप है, ये वर्टिकल हाइट कितनी है, ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली हाइट है आपकी 1, क्योंकि ये क्या है 1 है आपका, और ये कितना है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कितना है 0.5, तो हो जाएगा आपका 1 अपॉन स्लोप, तो यही होता है ना डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो इनटू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x। इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 2x, ये हमें ए बी लाइन मिल गई। अब हमें ये बी सी लाइन इक्वेशन भी लिखनी है, तो ये बी सी लाइन इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट है आपके पास, इसको 1 ही लिख देते हैं, तो हो गया 0.5, 1, और ये जो इसका कोऑर्डिनेट है 2, 0। इस लाइन इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, इस वाले फॉर्मूले को लगाओ, तो y माइनस वाई वन हमने यही मान लिया 1 इक्वल टू एम, एम हमें निकालना है इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज 0.5, और m निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो इसमें रखो, तो दिस इज y2, तो 0 माइनस 1 दैट इज -1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस 0.5 दैट इज 1.5, तो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज y इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का है ना, तो ये ऐसे करो इसको, माइनस को 1 अपॉन 1.5 एक्स माइनस 0.5, और इसको उधर ले आओ +1, ये ऐसा कुछ बन गया। यानी इसको और थोड़ा आप सिंप्लीफाई करें तो माइनस का x अपॉन 1.5 और माइनस माइनस प्लस का 0.5 अपॉन 1.5 +1, दिस इज और y, ये वाली इक्वेशन बन गई। क्लियर है क्या, तो हमें लग रहा है आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा, जो पहले एकदम नए बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल हवा नहीं लग रही, क्या बताओ जरा। अच्छा एक कुछ बच्चों ने बताया 0.83, नहीं 0.753 इज इनकरेक्ट, नहीं गलत है, 0.753 नहीं आएगा, 0.833 के अराउंड है, हाँ ठीक है सही बता रहे हो, 0.833 हाँ सही है, तो ठीक है। तो ये लाइन की इक्वेशन आप कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे y इक्वल टू माइनस का x अपॉन 1.5 प्लस 0.5 अपॉन 1.5 प्लस 1, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में रखना है, तो अब एवरेज निकालना मतलब एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो जो एवरेज ग्रेड होगा वो कितना होगा,
एवरेज ग्रेड विल बी नथिंग बट, हमने क्या बताया, इंटीग्रल एक्स आई एफ एक्स आई है, तो सबसे पहले आप 0 से 0.5 तक इंटीग्रेट करोगे, फिर 0.5 से 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 0.5 एक्स इंटू, यहाँ एफ एक्स की इक्वेशन क्या है, 2x है, तो x इंटू 2x dx, प्लस दूसरा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0.5 से लेके कहाँ तक, 2 तक, तो दिस इज x इंटू, यहाँ पे एफ एक्स की इक्वेशन क्या है, ये है, ये आपका एफ एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना बेसिकली, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, माइनस एक्स अपॉन 1.5 प्लस 0.5 अपॉन 1.5 प्लस 1 dx, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना आप, और तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये जो एरिया ये आता है बेसिकली, ये 0.833 के अराउंड आता है, दिस इज जी बार एवरेज ग्रेड, इसको आप कैलकुलेट करना, यहाँ पे समय काफी लग जाएगा कैलकुलेशन, तो दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन, इसका ये डिफिकल्टी लेवल है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो क्लियर है क्या, कोई डाउट आ रहा है क्या इसमें, और आ ही रहा होगा हमें पता है, क्योंकि बहुत कुछ आपको, कुछ लोग को तो लाइन की इक्वेशन ही नहीं समझ में आ रही हो कैसे आई, हमें पता है ना, वहाँ प्रॉब्लम है। तो बेसिक्स यदि आप देखो, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपको बेसिक्स पता होने चाहिए हर चीज के, हर चीज का एबीसीडी आपको पता होना चाहिए, मतलब माइंड प्लानिंग पढ़ रहे हो तो हम आपको यहाँ MINE और PLANNING नहीं बताएंगे, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अरे अलग अलग ट्रायंगल नहीं है भाई, इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है भाई, स्लोप इक्वेशन को यूज क्यों किए, क्यों किए, अरे उसके बिना कैसे इक्वेशन लिखोगे, ये कहाँ से मिलता तुमको, यदि यदि ये कहाँ से मिला है, ये हमने कहाँ से लिखा है, ये एफ एक्स ये कहाँ से लिखा है, ये कहाँ से लेके आओगे आप, ये लाइन ये जो फॉर्मूला है एफ एक्स, ये यहीं से आएगा ना, पहले आप ए बी लाइन को इक्वेशन लिखो, यहाँ से एफ एक्स आएगा और यहाँ से एफ एक्स आएगा, ठीक है, तो नहीं समझ में आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो बहुतों से नहीं बनेगा, पर यदि जिन्होंने बनाया उसको, तो उसकी रैंक डेफिनेटली इंप्रूव करेगी, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन कैटेगरी में है, डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, टाइम लग रहा है, तो एकदम से नया आपको क्वेश्चन दिख गया तो नहीं होगा, ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, कोई डाउट है तो फिर पूछते रहिए, रिपीट नहीं भाई, रिपीट किया तो भाई इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, एबीसीडी लिया है उसमें बेस पूरा ऐड होगा, नहीं भाई पूरा क्यों ऐड करेंगे हम, ये सब बताना पड़ेगा आपको, ये हमने इसको दो ट्रायंगल में तोड़ा, देखो कैसे, हमने पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया लिखा, तो इस वाले ट्रायंगल का बेस कितना है, 0.5, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर अगली बार क्या किया कि इस वाले ट्रायंगल का हमने एरिया लिखा, यहाँ का एरिया लिखा, तो इस वाले ट्रायंगल का बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक है 0.5 से 2, तो इसका डिफरेंस कितना है 1.5 ही है ना, समझ पा रहे हो, तो इसको बना लेना फिर आप लोग, ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो रही हो तो फिर बाद में बताना। चलो अब अपन अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब कहाँ बढ़ते हैं, देखो बेसिक्स हो गया, अब आप आते हैं अपन, देखो आगे कहाँ पे आते हैं, बेसिक्स ऑफ जियो स्टैटिस्टिक्स में अगला टॉपिक है, उसका बेसिक्स आपको बता देते हैं, कल उसके क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, चलिए, जो अगला टॉपिक है अपना बेसिक्स ऑफ जियो स्टैटिस्टिक्स, अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे, अब जियो स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब अर्थ की स्टैटिस्टिक्स, मिनरल्स की स्टैटिस्टिक्स बेसिकली, जियो स्टैटिस्टिक्स, बेसिक्स ऑफ जियो स्टैटिस्टिक्स, चूंकि इसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड पता होना चाहिए था, इसलिए हमने वो बताया है बेसिकली, मैथ्स में ही पढ़ना था आपको, तो इसमें क्या है, एक आता है टर्म, एक तो होता है एक स्टैटिस्टिक्स, एक टर्म होता है, और तो इसको अपन कंपेयर ही करते हैं, इसमें जितने फॉर्मूले हैं अपन, और तो स्टैटिस्टिक्स ना लिख के जो है सीधा, एक होता है वेरिएंस, एक टर्म होता है वेरिएंस, और एक होता है सेमी वेरिएंस, जिससे आपको कंपैरिजन करने में समझने में मदद मिलेगी, सेमी वेरिएंस, या इसको आप बोल सकते हो जियो स्टैटिस्टिकल वेरिएंस, जियो नॉन चीजें सेम है, ठीक है, जियो स्टैटिस्टिकल वेरिएंस, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो वेरिएंस का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जो सिग्मा था दैट इज सिग्मा स्क्वायर, वो क्या था, समेशन ऑफ
एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। हम जनरल वेरिएंस की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की सैंपल की बात नहीं है। दिस इज योर वेरिएंस। लेकिन सेमी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ा सा अंतर है। तो कैसे थोड़ा सा अंतर है बताते हैं। तो इसके फॉर्मूले में क्या आता है बेसिकली, इसमें जो है तो ये तो नॉर्मल वेरिएंस हो गया ना। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। यदि आप तो यहाँ पे जो टर्म आता है बेसिकली इसको बोलते हैं गामा, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। गामा एच। एच इज योर लैग डिस्टेंस। लैग मीन्स दो कंसेक्यूटिव जो बोर होल्स होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 टाइम्स एन एच। ऐसे नहीं लिखा जाए, 1 अपॉन ट्वाइस समेशन ऑफ जी आई माइनस जी जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन एच। तो वेर एच इज लैग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस क्या होता है बेसिकली, दो जैसे आप वो करते हो सैम्पलिंग करते हो तो आप ये मान लो ये पूरा एरिया है तो आप पूरा तो एरिया नहीं एनालाइज कर सकते हो, तो कुछ बोर होल्स आप क्या करते हो वो करते हो, बोर होल्स आप मतलब ड्रिल करते हो और वहां से सैंपल्स को एनालाइज करते हो। तो ये बेसिकली दो जो बोर होल्स के बीच के डिस्टेंस को है ना ये बोलते हैं अपन एच, लैग डिस्टेंस। ये हो गया, ये हो गया। तो दिस इज योर लैग डिस्टेंस। तो ये जो आपका ग्रेड को जो वेरिएशन है वो इस पर डिपेंड करेगा ना कि आप कितने डिस्टेंस पे आप ग्रेड का इन्फ्लुएंस देखना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली जस्ट यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, ये हाफ का फैक्टर आ जाता है इसमें। जी आई जी माइनस जी वो सेम चीज है, आइथ यदि बोर होल है उसका ग्रेड और ये जेड बोर होल का। तो देखो जैसे यहाँ पे नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स में अपन यूज करते हैं प्योर मैथ्स में एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, तो यहाँ बस कितना आ जाता है, हाफ का फैक्टर आ जाता है। इसी को बोलते हैं अपन सेमी वेरिएंस, या फिर और दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जियो स्टैटिस्टिकल वेरिएंस। ठीक है, तो इतना क्लियर है क्या? एच हमने बता दिया लैग डिस्टेंस है, तो जो आपका जो ग्रेड होगा वो लैग डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब सेमी वेरिएंस बेसिकली। तो ये दो चीजें हैं जो कि डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। अब क्या है ना कि अब आपको जैसे ये है, आपको ये पता करना है कि आपको इस पॉइंट का ग्रेड पता है, तो इस पॉइंट का ग्रेड कितना होगा, इस पॉइंट का ग्रेड कितना होगा, इस पॉइंट का कितना होगा, इस पॉइंट का। इसके लिए हमने क्या किया कि कुछ एक कर्व के थ्रू समझने की कोशिश की कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ग्रेड किस तरीके से वेरी करेगा। मान लो जैसे यहाँ पे कोई कर्व है ऐसा कुछ, ये हमें ऐसा कुछ कर्व देखने को मिल रहा है, तो ये मान लो एच है, लैग डिस्टेंस है, ये आपका सेमी वेरिएंस है, क्या मैं अच्छा है। तो अब जैसे जैसे देखो हाइट बढ़ा रहे हो आपका जो ग्रेड का डिफरेंस वो बढ़ता जा रहा है ना, मतलब वेरिएंस बढ़ता ही जा रहा है, मतलब ग्रेड एकदम मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो डिस्टेंस, ग्रेड जो वेरिएशन है वो और फास्ट होता जा रहा है। ठीक है, काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, कोई सिमिलरिटी नहीं है। ठीक है, तो दिस ग्राफ इज डिपिक्टिंग दिस। ठीक है, तो वही हम कई सारे मॉडल्स पढ़ेंगे बेसिकली सेमी वेरिएंस पे बेस्ड। तो उसी मॉडल्स को अपन बोलते हैं सेमी वेरियोग्राम मॉडल्स, या वेरियोग्राम मॉडल भी बोलेंगे तो सेम चीज़ है। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं, वेरियोग्राम मॉडल्स कैसे जो है आपका ग्रेड वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो वेरियोग्राम मॉडल्स, इससे गेट में आया हुआ सीधा क्वेश्चन, वेरियोग्राम मॉडल्स। तो वेरियोग्राम मॉडल में होता क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे लीनियर मॉडल। ठीक है, लीनियर मॉडल मतलब आपका जो यहाँ पे ग्रेड का वेरिएशन है वो लीनियरली वेरी कर रहा है बेसिकली। अच्छा कोई डाउट आ रहा है क्या अभी इसके बीच कुछ? अच्छा रिपीट नहीं करना पड़ेगा ना, ठीक है चलो। चलो, तो लीनियर मॉडल क्या है बेसिकली, देखो ध्यान से कि देखो क्या होता है। ये आपका एच है, दैट इज योर लैग डिस्टेंस, दिस इज योर गामा एच, दैट इज सेमी वेरियोग्राम। और स्ट्रेट लाइन कैसे वेरिएशन होता है देखो ध्यान से, तो वो कुछ ऐसा होता है।
तो ये होता है बेसिकली सी नॉट इज द नगेट वैल्यू, दिस इज योर C1, दिस इंटायर वैल्यू इज योर नथिंग बट C0 प्लस C1, और इस पॉइंट को बोलते हैं बेसिकली ए, रेंज ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है देखो, C0 क्या होता है आपका, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब आप ये देख रहे हो जैसे जैसे आपका लैग डिस्टेंस बढ़ रहा है, ग्रेड इस तरीके से वैरी कर रहा है, और एक पॉइंट के बाद आपका जो वेरिएंस है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है किससे, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो C0 इज योर नगेट वैल्यू, और C0 प्लस C1 इज योर सिल वैल्यू, योर A इज योर रेंज, और C1 को यहाँ बोलते हैं केवल C1, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक को, ये जो पॉइंट है ये होता है स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रक्चरली, मतलब ऐसा नहीं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है यहाँ पे, सिंपल से दिख रहा है स्ट्रक्चर वेरिएंस। और C0 को एक और टर्म से बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, ये कभी पूछ लिया, गेट में पूछा है एक बार, अनस्ट्रक्चर्ड वेरिएंस। या अनस्ट्रक्चर्ड नहीं तो इसको केओटी भी बोलते हैं, मतलब बिल्कुल डिस्टर्बिंग है, आपको पता नहीं चल रहा क्यों यहाँ पे अचानक से इतना गैप आ गया, केओटिक वेरिएंस। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी, और कुछ भी बच रहा है, एच इज योर लैग डिस्टेंस, हमने बता दिया लैग डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बोर होल्स। और एक और टर्म क्या है, गामा इज योर सेमी वेरियोग्राम, क्लियर है क्या, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक चीजें क्लियर है ना। कोई डाउट हो तो बताओ, आप लोगों ने पहले ऐसा आई थिंक सुना भी हो, नहीं सुना है पता नहीं, पर सुना होना चाहिए ये चीज कि ये सब चीजें हैं। इस पे गेट पे आया था कि ये नगेट वैल्यू किसको बोलते हैं, रेंज ऐसा कुछ आया था 24 से गेट में, देखना आप 1 मार्क्स का आया था। तो ये बेसिकली ये देखो, इस ग्राफ को समझते हैं क्या क्या रहा है, ये बोल ये रहा है कि जैसे ही आप जीरो पे थे ऑलमोस्ट, मतलब जीरो से जस्ट पहले और जीरो के जस्ट बाद, तो ये कुछ इतना अनस्ट्रक्चर्ड है, ये आपको मतलब इसका कोई बेसिक रीजन ही आपको समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल केओटिक है, अनडिस्टर्ब्ड वेरिएंस है, मतलब डिस्टर्ब वेरिएंस है बेसिकली। इसके बाद क्या है कि लीनियर फैशन में जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ रहा था उस बोरोल से, वो आपका वेरिएंस वो भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ डिस्टेंस के बाद ये कांस्टेंट हो गया, मतलब आप डिस्टेंस कितनी बढ़ाओ ये अब इससे ऊपर नहीं जाएगा आपका सेमी वैल्यूग्राम, तो इसको बोलते हैं सिल वैल्यू, इसी को C0 प्लस C1, इसी को बोलते हैं सिल वैल्यू। और ये जो C0 था इसको नगेट वैल्यू बोलते हैं, और ये C1 को स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस, और इस C0 को अनस्ट्रक्चर्ड ही बोलते हैं, और H इज योर लैग डिस्टेंस, गामा H इज योर सेमी वैरियोग्राम। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो कई मॉडल, जैसे लीनियर हो गया, इसके बाद एक और मॉडल होता है दूसरा, देखते हैं स्फेरिकल। तो अगला मॉडल हो गया आपके पास स्फेरिकल। तो बाकी सभी चीजें सेम है, उसका नेचर चेंज हो जाता है बस, टर्मिनोलॉजी सेम है। स्फेरिकल मॉडल, कई मॉडल हैं पर ये दो फेमस है, स्फेरिकल मॉडल। तो स्फेरिकल मॉडल कैसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है, देखिए ध्यान से, वो कुछ जीरो से तो नहीं स्टार्ट होता, ये हो गया ए रेंज, ये हो गया आपका C0, ये आपका C1 सॉरी C1 प्लस C0 होगा। तो ये बेसिकली होगा आपका C1 प्लस C0, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज योर C1, और दिस इज योर H, दैट इज लैग डिस्टेंस, दिस इज योर गामा H, दैट इज सेमी वैल्यूग्राम। तो क्लियर है क्या, बाकी सभी चीजें सेम है। इसकी इक्वेशन है, इक्वेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं यूजफुल है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। ये जो नेचर है इसका, इसको कौन सी इक्वेशन गवर्न करेगी तो वो इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं।
तो बस आपको एक आइडिया दे रहे हैं क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या क्या इसका मतलब है। लीनियर मॉडल में, स्फेरिकल मॉडल में और कई मॉडल होते हैं, गॉसियन और प्योर नगेट मॉडल। तो वही एक क्वेश्चन के थ्रू उसको समझेंगे, ऐसे नहीं। तो ठीक है, फिर आज थोड़ा सा हमने बेसिक इंट्रोडक्शन इसका दे दिया जियो स्टैटिस्टिक्स का। इसको और ज़्यादा इंडेप्थ पढ़ेंगे कल, इंडेप्थ मीन्स और ज़्यादा अच्छे से। तो आज के लिए आई थिंक इनफ हो गया। आगे, हाँ हाँ हाँ, अच्छा दिया था क्या आपने, पेपर दिया था क्या रेंज एंड नगेट वाला इस साल का? अच्छा अच्छा, इस साल के पेपर में अपेयर हुए थे क्या आप लोग? जो कि इसीलिए पता है, अदरवाइज देखा भी होगा उसमें आप लोगों ने अच्छे से। तो आज की क्लास आई थिंक एंड करना चाहिए, फिर ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, पेज एक क्वेश्चन आया था, हाँ बढ़िया दिए थे तो अच्छी बात है। अब इसको और अच्छे से, इसको और क्या क्या मॉडल्स होते हैं, इसके क्या क्या और क्वेश्चन क्वेश्चन इसको हम कल बनाएंगे। इसके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं गेट में आए हुए, कल बनाएंगे। और कुछ और दो चीजें और हैं, एक होता है आपका, एक और क्या होता है सेम, दो चीजें और होती हैं, कोरिलोग्राम होता है, कोवेरियंस होता है। चलो उसको भी बता ही देते हैं, क्योंकि एक मिनट अभी जाना नहीं है, दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी चले मत जाना भाई लोगों, देखो नुकसान आप अपना ही कराओगे। देखो दो चीजें और, दो चीजें और क्या, एक होता है सेमी वेरियोग्राम होता है, एक होता है सेमी वेरिएंस होता है। अरे सेमी वेरिएंस बोलते हैं, सॉरी, कोरिलोग्राम होता है और एक कोवेरियंस होता है। तो देखिए ये इससे क्वेश्चन आया हुआ है सीधा सीधा। तो दो टर्म्स और पढ़ेंगे अपन, कोवेरियंस। इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स में होता है कोवेरियंस, जियो स्टैटिस्टिक्स में कोवेरियंस होता है। तो कोवेरियंस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एच नॉट से। मतलब हमें यहाँ मान लो किसी एच नॉट पे हमें सिग्मा निकालना है, तो वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कोवेरियंस को। तो ये बेसिकली क्या है ना कि दो, कोवेरियंस होता क्या है, ये रिलेटिव पैरामीटर है, ठीक है। मतलब रिलेटिव, दो इंडिपेंडेंट या दो डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो कोवेरियंस का होता है फॉर्मूला सिग्मा एच नॉट इक्वल टू C1 plus C naught, that is cell value, minus gamma H naught। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस। C1 हमने बता रखा है क्या है, C नॉट भी बता रखा है, गामा H नॉट इज द, H नॉट पोजिशन पे आपका क्या है, गामा वो सेमी वेरियो क्या बोलते सेमी वेरिएंट। जैसे मान लो कोई पूछे कि यहाँ पे हमें वो बताना है इस पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे समझाने के लिए, इस पॉइंट पे ये कोई पॉइंट है आपके पास ए डैश, इस पॉइंट पे कोई बोले इस पॉइंट का आपको कोवेरियंस बताना है, इस ग्रेड इस लैग डिस्टेंस पे वो बताना है, वो क्या कोवेरियंस कैसे निकालोगे, C1 प्लस C नॉट ये पूरी वैल्यू हो जाएगी, मतलब इंटायर ये सेल वैल्यू। तो इस टोटल वैल्यू में से आप क्या घटाओगे, गामा एच नॉट मतलब ये वैल्यू। तो ऐसा समझो, इस पूरे वैल्यू में से यदि आप गामा मीन्स ये वैल्यू घटा दो, तो ये जो वैल्यू आई ना ये हो गया आपका कोवेरियंस हो गया, ठीक है। तो बस समझाने के लिए बता दिया। और एक और टर्म होता है कोरिलोग्राम, वो भी देख लीजिए क्या होता है, क्योंकि इससे आया हुआ गेट में क्वेश्चन, इसलिए बताना जरूरी था। तो कोरिलोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कोरिलोग्राम ये आपको निकालना है रो एट डिस्टेंस h, दैट इज इक्वल टू कोवेरियंस एट h डिस्टेंस पे, एट h डिस्टेंस, मतलब जिस भी हम लैग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ भी कोवेरियंस निकाल के आप डाल दो, ऐसा नहीं, कन्फर्मेंशियल वैल्यू। देखो इसको थोड़ा सा और तोड़ते हैं। तो कोवेरियंस अभी हमने पहले निकाला, क्या निकाला, C1 प्लस C नॉट माइनस गामा H नॉट अपॉन सील वैल्यू क्या होगी, C1 प्लस C नॉट। इसको और क्या लिख सकते हो आप, इसको डिवाइड करो तो 1 माइनस गामा H नॉट डिवाइडेड बाई C1 प्लस C नॉट। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू को आप देखो तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो आप एक में से कुछ पॉजिटिव वैल्यू घटा रहे हो, तो इसका मतलब ये मैक्स कितना हो सकता है, 1 या 1। ये तो हमेशा 1 से छोटा ही होना, नेगेटिव तो है नहीं, ये नेगेटिव होता तो हमें प्रॉब्लम होती, पर एक कोई पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव रियल वैल्यू है, तो यदि आप एक में से घटाओगे उसको तो एक से छोटी वैल्यू आएगी। और एक कब आ सकता है, ये जीरो हो जाए तो जीरो भी हो सकता है ये। तो ये इसका मतलब है कि एक और रिलेशनशिप आप याद रखो,
एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे अभी, आप उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, गेट में आया हुआ सीधा आप इस रिजल्ट की हेल्प से बता सकते हो कि आपका जो कोरिलोग्राम है हमेशा एक छोटा होगा, रो एच विल बी ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आप मिस नहीं करना। तो कोरिलोग्राम हो गया, कोवेरियंस हो गया, और बेसिक सा जो बताना था। बाकी और जो कुछ मॉडल्स है वो कल देखेंगे, और से अच्छे क्वेश्चंस जो हैं कल बनाएंगे, ठीक है। आज के लिए बहुत हो गया, और इसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, 2 क्लास और लेनी पड़ेंगी अभी इसकी, मतलब 2 क्लास लेना ही है, लेनी क्या पड़ेगी। तो कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज आज की क्लास को यहीं पे रुकते हैं। अच्छा, नहीं दिया, फर्स्ट टाइम अपेयर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो प्रॉब्लम है क्या? हम बस पूछ रहे थे क्योंकि क्वेश्चंस आपको तभी पता होगा, हमने पीवाईक्यू या अपियर हुए हो या देखा हो, तो देखा होगा आप लोगों ने। कोवेनेंस से क्या डायग्राम बताया भाई? अभी बताया तो डायग्राम के थ्रू, फिगर में, ग्राफ में एक्सप्लेन किया ना कोवेनेंस कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास कल आ जाएगा शेड्यूल, कल इसी टाइम पे, ऐसे थोड़ा पहले हो सकती है, कल 2 क्लास लेना पड़ेगा हमें। तो कल 2 क्लास लेंगे ना, तो दो मतलब 4 घंटे की आपकी क्लास होगी, तो उस हिसाब से थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा आप, क्योंकि 2 क्लास लेंगे तभी जाके वो प्लानिंग का खत्म होगा। डाउट्स पूछना है भाई यहाँ पे। सिग्मा C1 प्लस C0 प्लस C1, अरे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है भाई, क्या हुआ दिए थे तो C0 प्लस C1 वो फॉर्मूला होता है, स्ट्रेट लाइन के लिए अलग होता है, स्फेरिकल के लिए और अलग होता है। पर आप क्यों परेशान हो रहे हो? हम बता रहे हैं ना कि वो फॉर्मूले से, यदि देखो गेट क्या है, आपसे रटने वाली चीजें नहीं पूछता। आप पहले हो सकता था पूछता, अभी नहीं पूछता है। अब बस गेट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछता। आप कुछ जो भी जरूरी चीज है वो दे देगा, बस आप उस कॉन्सेप्ट को यूज कर पा रहे हो, अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, वो ये जानना चाहता है। रटना वो, हाँ, अब ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले नहीं रटने हैं, फॉर्मूले तो रटने हैं, फॉर्मूले रट के ही आपको चीजें, क्योंकि कई ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले हैं उसके बिना आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। ऑल टॉपिक्स इन द सिलेबस ऑफ माइंड प्लानिंग। अच्छा, ठीक है, जितना समय उसमें इतना हो जाएगा, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको अपन ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो इम्प्रूव हो जाएगा इस बार, और क्या, अच्छी बात है। फिर से दीजिए, पिछली बार इतना तो इस बार और बढ़ना ही चाहिए। बॉर्डर पे हो मतलब आप लोग, 22.67 मतलब ये कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, मतलब कट ऑफ बस क्लियर हुआ है, ऐसा कुछ है ना, ठीक है। अब अभी का टाइम क्या है ना, पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो अच्छा हो गया है, मतलब बढ़ गया है। अब जहाँ पहले 30-32 नंबर कट ऑफ हुआ करता था, 3 साल से, तीन नहीं, पिछले 2 साल से तो 25-25 ही है, और पिछले साल का ही सबसे लोएस्ट है, उससे पहले का भी 25.5 था आई थिंक, और उससे पहले भी ज्यादा ही था, तो मतलब, हाँ तो ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, यदि जल्दी समझ में आ रहा तो भी दिक्कत है मतलब समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अच्छी कैसे कि ठीक है, आप पहले से पढ़ के आए हुए हो, जिन्होंने नहीं, जो नहीं पढ़ के आया उसका क्या ही कर सकते। अभी आ जाएगा, आधे घंटे में आ जाएगा, जैसे ही क्लास एंड करेंगे, सेशन लीव करोगे आप, हम इधर से एंड करेंगे, आधे घंटे में आपको जो भी डैशबोर्ड है उसमें आप देखोगे तो आ जाएगा वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, ठीक है। तो आज की क्लास फिर, अब देखो हम कट ऑफ देखो, ओबीसी के लिए गया था इस बार 22.9, देखो कट ऑफ इतना गया था, देखो क्या कट ऑफ था इस बार का, 24 का हम बता रहे हैं, 20 से 22 को मिल जाएगा, कट ऑफ ऐसा कुछ था। 24 में जनरल का कट ऑफ था 25, ओबीसी का था 22.9, जनरली ये होता है इसका 90%, मतलब सॉरी 90 बोल रहे हैं, बोल सकते हो, इसी के अराउंड होता है, तो इतना था आई थिंक, एग्जैक्ट नहीं पता फिगर, और SC/ST कितना था पता नहीं यार, इसका कोई 16-17 के अराउंड था, एग्जैक्ट हमें फिगर नहीं पता है। ये आपको उसमें मिल जाएगा भाई, जिन्होंने एग्जाम दिया था ना, जिन्होंने क्वालिफाई किया, उसके स्कोर जब आप कार्ड वो करते हो, डाउनलोड करते हो, वहां मिल जाएगा। और ये 23 में 25.5 था ये बेसिकली, और 22 में भी ऐसे ही कुछ था, तो मतलब कंसिस्टेंटली देख रहे हो आप, इससे मिनिमम कट ऑफ नहीं हो सकता, गेट का रूल है कि मैक्सिमम मिनिमम कट ऑफ 25 से नीचे नहीं जा सकता, देखते हैं ये कब टूट जाता है, तो इसको
ठीक है, बहुत 3 साल से पेपर का लेवल बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है, तो उस तरीके से आपको प्रिपेयर रहना होगा। अच्छे से यूटिलाइज करो, और क्या, कैसे करोगे, अच्छे से यूटिलाइज करो। चलिए फिर, बाकी कल करेंगे क्लासेस, मतलब कल 4 घंटे के लिए प्रिपेयर रहिए, कल माइंड प्लानिंग खत्म करना है ना। फिर उसके बाद जैसा शेड्यूल है, उसके बाद अगले 2 दिन तो आराम आराम से सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन कल और अच्छे से लंबी क्लास करेंगे। आज तो अभी शुरू शुरू है तो इतना लोड नहीं डाल सकते आप पे, तो आप चाहो तो सेशन को क्या कर सकते हो, लीव कर सकते हो, और फिर कल मिलते हैं। टाइम आपको बता दिया जाएगा, ग्रुप में एक्टिव रहिए आप। हाँ हाँ, बेसिक्स ऑफ, हाँ, जितने भी टॉपिक्स है उसके बेसिक को टच करेंगे। तो हमने किया क्या है कि जो रेगुलर क्लास में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसके बेसिक्स को लेते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ये हमने बेसिक्स ऑफ माइंड प्लानिंग पढ़ा है, ये पूरा एक क्लास में पढ़ाया था, तो उसका बेसिक्स हमने कवर कर दिया। बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स बता दिया, जियो स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल्स कल करा देंगे तो वो भी कवर हो जाएगा आपका, और जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है वो भी आपको हम नोट डाउन कराते जाएंगे, तो इस तरीके से चीज़ आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो वो कल डिस्कस कर लेंगे भाई, प्लानिंग कल बता देंगे, ठीक है, कल बता देंगे प्लानिंग। हमने अब ये बताया तो भाई कि ये थोड़ा थोड़ा देख लो, हमने अपने सब्जेक्ट को बताया ना, माइंड प्लानिंग और सिस्टम को बताया कि ऐसे ऐसे देख लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो उस हिसाब से देख लेना, और कल और अच्छे से डिस्कस करते हैं फिर क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। तो हाउ टू स्कोर बेस्ट, तो इसका क्या मतलब है, कितना बेस्ट करना है। चलो अच्छा ठीक है, कल फिर डिस्कस करते हैं बाकी और चीज़ें। अभी आप चाहो तो लीव करो, चलिए सेशन एंड करते हैं फिर यहाँ पे, चलिए, थैंक यू, चलिए, चलिए कल फिर मिलते हैं। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.